हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। मैं हर्ष त्यागी बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं लक्ष्य नीट बैच में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 12th क्लास की ऑर्गेनिक स्टार्ट करने से पहले 11th क्लास का कुछ पार्ट हमारा स्ट्रोंग होना चाहिए, ताकि 12th में हमें हर चीज समझ में आए, कोई दिक्कत ना हो और नीट के पेपर में हम तोड़ फोड़ मचा के आए। तो ठीक उसी के लिए मैं आप लोगों को ऑलरेडी 2 लेक्चर प्रोवाइड करा चुका हूं। आज मैं तीसरा लेक्चर दूंगा आप लोगों को, और आज हम जो बचा हुआ पार्ट है जीओसी का वो कवर करने वाले हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहले अगर मैं शुरुआत करता हूं आज की, तो भाई आपको याद होगा लास्ट वाली क्लास में मैंने आप लोगों को लिखवाया था डोमिनेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, कि भाई कौन कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट डोमिनेट करता था और फिर उनकी एप्लीकेशंस वगैरह पे। तो आपको मैंने बताया था कि रेजोनेंस इन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, तो भाई इसको हमने डोमिनेटिंग लिखा था। फिर मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन बताया था और फिर इंडक्टिव। और कहानी कुछ ये भी बताई थी कि जो रिंग होती है सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग, आपको याद होगा बेटा, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग, मान लो यहां पर अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है तो इसकी ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर ही रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन ऑपरेट होते हैं। ध्यान रखना है, कभी भी रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन मेटा पोजीशन पर ऑपरेट नहीं होता। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको ऑर्थो, पैरा और मेटा पोजीशन का पता ही नहीं है। तो बेटा इस ग्रुप के जो एडजेसेंट पोजीशन है इसको हम ऑर्थो कहते हैं। आगे की जो दो होती है, एक को छोड़कर अल्टरनेट, इसको हम मेटा कहते हैं, और अपोजिट को हम पैरा कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन ऑर्थो पे लगेगा और पैरा पे लगेगा, बट मेटा पे नहीं लगेगा। और इंडक्टिव इफेक्ट हर जगह से लग सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। अब कहानी भाई शुरुआत करते हैं कुछ ऐसी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की। किसकी बात कर रहा हूं मैं? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। वो भी कैसे? जब कहीं किसी कार्बोकेटाइन में ये सारे के सारे इफेक्ट एक साथ लग रहे हो, तो उस ऑर्डर के हिसाब से भी हमें क्वेश्चन देखने पड़ेंगे, ताकि आप लोग कोई भी क्वेश्चन हो कार्बोकेटाइन से रिलेटेड या उसकी स्टेबिलिटी से रिलेटेड, आप हर एक क्वेश्चन कर पाओ। तो देखो भाई क्या रहेगी, आप लोग ये बात तो जानते हो कि कार्बोकेटाइन 3 बॉन्ड बना के रखता है और एक पॉजिटिव चार्ज होता है। आपको यह भी पता होगा कि भाई इसके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा? आप कहोगे सर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और आप लोग ये भी जानते हो कि भाई क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ। और यदि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो मतलब ये स्टेबल नहीं है, यानी ये स्टेबल नहीं है। तो मैं क्या मानूंगा बेटा, ये कि ये तो भाई हाईली अनस्टेबल है। अब भाई ये चाहता है कि कोई मुझे स्टेबल कर दे। अब ये स्टेबल कैसे होगा? जब कोई इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसका कोई भला कर देगा। अगर कोई इसका भला कर दे, इसको कोई इलेक्ट्रॉन दे दे, तो भाई इसके मजे आ जाएंगे, ये स्टेबल हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब कहानी कुछ ऐसी है कि भाई अगर सारे के सारे इफेक्ट एक साथ लगते हो तो हमें किस ऑर्डर में देखना है। देखो बेटा, जितने भी प्लस वाले इफेक्ट होते हैं, ठीक है, अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं कार्बोकेटाइन की, तो भाई जितने भी प्लस वाले इफेक्ट होंगे वो कहीं ना कहीं कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रॉन देंगे और कहीं ना कहीं उसको स्टेबल करेंगे। पर उससे पहले भी एक और कॉन्सेप्ट ये आता है कि यदि कोई कार्बोकेटाइन एरोमेटिक है, तो सबसे पहले आप लोगों को एरोमेटिक को स्टेबल मानना है। एरोमेटिक के बाद आप लोग देखोगे प्लस एम इफेक्ट। प्लस एम का मतलब प्लस आर, एक ही बात होती है, मेसोमेरिक कह लो या रेजोनेंस कह लो। उसके बाद आप देखोगे प्लस एच की, प्लस एच का मतलब है हाइपर कॉन्जुगेशन, वो भी इसको स्टेबल करेगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा। और भाई उसके बाद हम बात करेंगे प्लस आई, यानी प्लस आई भी उसको कहीं ना कहीं थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन दे सकता है और वो भी कार्बोकेटाइन को स्टेबल करेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं बेटा कि अगर मेरे पास कोई माइनस वाला है, तो देखो भाई माइनस आई एक पूरा ऑर्डर है, ये अकॉर्डिंग टू इसी तरीके से देखना है। अगर कोई माइनस आई ग्रुप है और वो कार्बोकेटाइन पे लगा है, तो वो कार्बोकेटाइन से थोड़े से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो कहीं ना कहीं क्या कर देगा, कार्बोकेटाइन को अनस्टेबल कर देगा। लेकिन अगर किसी तरीके से माइनस एम लग रहा हो, माइनस एम का मतलब है माइनस एम मेसोमेरिक इफेक्ट लग रहा हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बाय रेजोनेंस लग रहा हो, तो भाई साहब वो तो कार्बोकेटाइन को बर्बाद कर देगा, उससे और इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और जैसे और इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो भाई स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, खत्म होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसलिए मैंने इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखा। और मैंने आपको एक बात पहले बताई थी, यदि कोई कार्बोकेटाइन एंटी एरोमेटिक होगा तो वो तो सबसे ज्यादा धरती पे बर्बाद होगा। तो ध्यान रखना है बेटा,
अगर आप लोगों ने ये ऑर्डर को याद रखा और समझा तो आपके हर एक आंसर जो है वो करेक्ट जाएंगे। क्लियर है? अब बढ़ते हैं भाई थोड़े से आगे, देखते हैं भाई कुछ क्वेश्चंस को कि क्या इन क्वेश्चन को हम समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे। ध्यान से देखो बेटा, ये जो आपके पास कार्बोकैटायन है, इसमें देखो कि भाई इस कार्बन में रेजोनेंस तो हो नहीं रहा। रेजोनेंस के बाद क्या देखोगे, याद करो, अगर भाई हमारे पास एरोमेटिक नहीं है, रेजोनेंस नहीं है, तो हम हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करेंगे। और मुझे पता है क्योंकि ये कार्बोकैटायन के एडजेसेंट एक sp3 हाइब्रिड कार्बन है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा कार्बन, और इसके साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम क्या कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो भाई इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे बेटा, 3, यानी हम सोचेंगे कि भाई यहां पर तो हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। दूसरा देखो, अगर मैं यहां की बात करूं तो पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, कहीं ना कहीं रेजोनेंस हो रहा है बेटा, यस और नो? तो भाई यहां पर क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। अब आप एक बात समझने की कोशिश करिएगा, यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन, यहां पर रेजोनेंस, डोमिनेटिंग इफेक्ट कौन सा है, सोचो दिमाग में। आप कहोगे सर रेजोनेंस, इसका मतलब है कि रेजोनेंस जो है वो ज्यादा स्टेबल बनाएगा कार्बोकैटायन को एज कंपेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन के। तो भाई अगर ये बी है वो ए है, तो हमें समझ में आ जाएगा कि बी इज मोर स्टेबल। लेकिन जब आप थर्ड वाले को देखोगे CH3 पॉजिटिव को, ना तो इसमें रेजोनेंस ना इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन। क्यों? क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन इसमें है ही नहीं। अब क्या छोटे मोटे हाइड्रोजन जुड़े, थोड़ा बहुत प्लस आई वगैरह होगा, लेकिन रिलेटिवली इन दोनों के लेस स्टेबल होगा कि नहीं होगा? आपको कि सर अब हमें समझ में आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो भाई, अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं इन तीनों के बारे में, तो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, बी सबसे ज्यादा, फिर हमारे पास ए, और फिर हमारे पास सी। कहीं के बच्चे आगे देखो भैया, अब हमारे पास है ये दो वाला क्वेश्चन जिसमें इतना ग्रुप सेम है। अगर देखा जाए रेजोनेंस सब में बराबर है, क्योंकि देखो इतना हिस्सा सभी रिंगों में या सभी स्ट्रक्चरों में क्या हो गया, सेम। हमें अलग से क्या देखना है कि भाई अलग क्या है, यहां पर CH3 लगा है, यहां पर CH3 CH2 लगा है, यहां पर CH3 CH3 लगा है, यहां पर CH3 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 लगा है। आपको मैंने एक बात बताई थी कि मेटा पोजीशन पे कभी भी रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगता। इसका मतलब क्या लगेगा, इंडक्टिव इफेक्ट। और आपको यह भी पता है कि भाई जितने ज्यादा कार्बन होते हैं प्लस आई इफेक्ट उतना ज्यादा होता है। हमें यह बात पता लग गई है कि भाई इसका भी प्लस आई है, इसका भी प्लस आई है, इसका भी प्लस आई, क्योंकि एल्काइल ग्रुप जो है वो प्लस आई इफेक्ट लगाता है और ये भी प्लस आई। अब प्लस आई वाले क्या करते हैं, ध्यान से देखो, प्लस आई वाले भी कहीं ना कहीं कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाते ही हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप ये सोचो कि भाई सबसे ज्यादा प्लस आई जो लगा रहा होगा वो कार्बोकैटायन को ज्यादा स्टेबल कर रहा होगा। और मुझे पता है कि यहां पर ज्यादा कार्बन हेल्प कर रहे होंगे, इस रिंग के अंदर प्लस आई दे रहे होंगे, तो कार्बोकैटायन को ज्यादा हेल्प मिल रही होगी, वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहां पर मैं क्या कहूंगा भाई, अगर मेरे पास स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, अगर मेरे पास स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा, तो मैं डी, सी, बी और ए कहूंगा कि भाई जितना बड़ा एल्काइल ग्रुप उतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट। अब बढ़ते हैं भाई थोड़ा सा आगे। आगे क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से सुनना है। यहां पर डोमिनेंस है, मतलब सारे लग सकते हैं और सब में कंपेयर करना है। सबसे पहले आप देखिए CH3 पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है, ध्यान रखना, CH3 पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है। और मैंने आपको यह भी बताया था कि जब ये पैरा पोजीशन पे लगा होगा और अगर हमारे पास sp3 हाइब्रिड कार्बन हुआ तो इसको हम अल्फा कार्बन कहेंगे, और इसके साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन। यानी यहां पर कहीं ना कहीं हाइपर कॉन्जुगेशन तो लग रहा है बेटा, और उसमें अल्फा हाइड्रोजन भी कितने, 3 है। अब मेरे पास अगर CH3 मेटा पोजीशन पे लगा होगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन ऑपरेट नहीं होगा, और यदि हाइपर कॉन्जुगेशन ऑपरेट नहीं हो रहा है तो भाई यहां पर इसका प्लस आई इफेक्ट लगेगा। और भाई अगर आप यहां पर देखोगे तो ऑर्थो पोजीशन पे CH3 ग्रुप और कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, इसका मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन यहां भी होगा और इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन 3 होंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट होता है, चाहे वो ऑर्थो से लगे या पैरा से, सेम ही लगता है मैग्नीट्यूड वाइज। तो अब ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड कार्बोकैटायन है। अगर आप ध्यान से देखो, ये मेरे पास अगर एक नॉर्मल कार्बोकैटायन को मैं मान भी लूं, इसमें प्लस एच लगा, इसमें प्लस आई लगा, इसमें प्लस एच लगा, यानी ये वाले जो कार्बोकैटायन है रिलेटिवली इससे तो ज्यादा स्टेबल ही होंगे, क्योंकि कोई ना कोई ग्रुप थोड़ी बहुत हेल्प भी कर रहा है रिंग के अंदर जो कार्बोकैटायन है उसकी। तो जरा देखो भाई, अगर मैं यहां पर स्टेबिलिटी की बात करूं तो मुझे ये बात तो साफ साफ पता लग गई,
मुझे ये बात तो साफ साफ पता लग गई कि डी विल बी लीस्ट स्टेबल और भाई बी विल बी सेकेंड लास्ट स्टेबल। क्यों होगा? क्यों होगा? क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव पर डोमिनेट करता है, तो चाहे वो ऑर्थो से लगे चाहे वो पैरा से लगे, इंडक्टिव से तो ज्यादा स्टेबल बनाएगा ही बनाएगा। अब कहानी किसकी आती है? ए में और सी में। अब ए और सी में हाइपर कॉन्जुगेशन डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट है, चाहे वो ऑर्थो से लगे चाहे वो पैरा से लगे, वो बराबर ही लगता है। यानी दोनों में हाइपर कॉन्जुगेशन बराबर है। लेकिन अगर आपने हाइपर कॉन्जुगेशन चेक कर लिया है तो उसके बाद भी आपको एक दूसरा इफेक्ट चेक करना पड़ेगा, वो क्या होगा? प्लस आई। आप देखो यहां पर, अब आप क्या करोगे बेटा? आप कहोगे सर अगर मैं प्लस आई इन दोनों में कंपेयर करूं, सिर्फ इन दोनों में, तो इसका प्लस आई थोड़ा दूर से लगेगा और इसका प्लस आई थोड़ा पास से लगेगा। और सर आपने एक बात बताई थी कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेबल इफेक्ट होता है। इसका मतलब ये वाला कार्बोकेटाइन रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल होगा ए के कंपैरिजन में, क्योंकि इसका CH3 थोड़ा पास लगा हुआ है। तो भाई यहां पर हम क्या करेंगे? सी, और उसके बाद यहां क्या हो जाएगा हमारे पास? ए। बस वही करना है हमें। भाई और बहनों, अगर तुमने इतनी सी बात पर ध्यान दे दिया, 1 मिनट पानी पी ले हम, है ना? तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बनने लगेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो पुराने वाले अर्जुना के बच्चे उनको दिक्कत नहीं आएगी, उनको ये क्वेश्चन पहले से ही पता है। लेकिन जो नए वाले हैं आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखो भाई, ये कार्बोकेटाइन में यहां पर 2 ग्रुप लगे हैं। CH3 अगर मेटा पोजीशन पे लगा है तो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगेगा, सिर्फ क्या लगेगा? इसका प्लस आई। आप लोग जानते हैं कि NO2 अगर पैरा पोजीशन पे लगा है तो इसका क्या लगेगा? -M, राइट? अब यहां पर देखो, यहां पर CH3 जो है वो पैरा पोजीशन पे लगा है तो यहां पर क्या लगेगा बेटा? +H, हाइपर कॉन्जुगेशन। NO2 अगर बेटा मेटा पोजीशन पे लगा है तो यहां पर रेजोनेंस नहीं लगेगा, सिर्फ इंडक्टिव लगेगा। और NO2 कौन सा इंडक्टिव लगाता है? -I। तो यहां पर मैंने कर दिया भाई -I। अब यहां पर देखो भाई, NO2 -I लगाएगा, CH3 +I लगाएगा, क्योंकि मेटा पोजीशन पे है। और हमें स्टेबिलिटी के बारे में बात करनी है कि भाई सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा। देखो, अगर मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर यहां पर लिखता भी हूं तो मुझे एक बात साफ पता लग गई, इन दोनों में इंडक्टिव में और रेजोनेंस में डोमिनेटिंग कौन? आप कहोगे सर इसमें तो रेजोनेंस डोमिनेट करता है। अब रेजोनेंस डोमिनेट करेगा तो रेजोनेंस कौन से वाला लगा? -M वाला। तो इसका ओवरऑल हम -M ही देखेंगे, इसमें +I देखने की जरूरत नहीं है। तो जब यहां पर -M लग रहा है तो इसका मतलब कार्बोकेटाइन बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा। डोमिनेटिंग इफेक्ट को यहां देखेंगे हम यहां पर -M। तो ध्यान रखो भाई, जो भी डोमिनेटिंग है उसको मैं थोड़ा गोला गोला कर देता हूं। डोमिनेटिंग देखेंगे हम यहां पर -M। अब यहां पर इंडक्टिव में और हाइपर कॉन्जुगेशन में डोमिनेटिंग कौन है? आप कहोगे हाइपर कॉन्जुगेशन। तो भाई फिर आ जाएगा हमारे पास ये डोमिनेटिंग। अब यहां पर +I -I, वो तो आप जानते ही हो कि दोनों में से बराबर ही है, किसी को भी देख लो। तो कहने का मतलब ये है कि भाई अगर मैं देखूं इनमें तो ये वाला -M तो कार्बोकेटाइन को बहुत ज्यादा अनस्टेबल बना रहा होगा। तो भाई हम ए को लिखेंगे सबसे पीछे, और भाई इन दोनों में मेजर ये है तो हम इसी को देखेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा स्टेबल बना रहा होगा इन सब में, तो फिर हम लिखेंगे बी, और बेटा जी सी हो जाएगा हमारे पास बीच में। तो आंसर आएगा हमारे पास क्या? बी, सी और ए। बी, सी, ए। ठीक है, अब बढ़ते हैं भाई थोड़ा सा आगे। आगे की कहानी यह है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। देखो, आप लोगों को मैंने टॉपिक समझाया, चीजें क्लियर की, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल, मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं, और ये बहुत सारे PYQ क्वेश्चन भी होते हैं। तो जब ये क्वेश्चन आपसे होने लगे ना इस टाइप के, और आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाए, तो अपने दिमाग में ये बात बिठा लेना कि हाँ सर, अब जो है आगे की चीजें हमें दिक्कत नहीं देंगी, सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। और मैंने आपको एक बात पहले ही बताई थी कि 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले ये टूल है, ठीक है? आप लोगों को मैक्सिमम समझना है। ऐसा नहीं है कि जब 12th क्लास में आएगा तब नहीं समझाऊंगा, तब भी समझाऊंगा। जब हम 12th क्लास की मेन केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तब भी समझाऊंगा। लेकिन तब मैं ये तो कह सकता हूं ना कि देखो पढ़ाया था कि नहीं, याद करो। तो मेरा एक डायलॉग होता है कि याद करो, ठीक है? और इसको इतना लाइटली भी नहीं लेना बेटा कि आप ये सोच लो, जो बिल्कुल नए बच्चे उनके लिए खासकर, कि सर हम ही लेक्चर देखते नहीं, हम डायरेक्ट ही देखेंगे, आप हमें डायरेक्ट ही बता देना। नहीं, हमें कहीं ना कहीं अपने टाइम रहते हुए
टाइम रहते हुए सिलेबस को खत्म करना है। ऐसा नहीं है कि एक ही चैप्टर में 15 दिन 20 दिन जाएंगे। हमें नीट से पहले 12th क्लास की केमिस्ट्री पूरी करनी है, 11th क्लास का रिवीजन भी करना है, ठीक है, प्रैक्टिस भी करनी है, टेस्ट भी देने, बहुत सारी चीजें करनी है। इसीलिए आप लोगों को भी हर एक लेक्चर को ध्यान से देखना है, नोट्स बनाने। अगर कोई नया बच्चा है तो पुराने वालों की मुझे टेंशन ही नहीं है, क्योंकि उनको तो मैंने पूरा भाई ऐसा करा हुआ है कि जाके जिस भी स्कूल के वो हैं, आज की डेट में बता रहा हूं मैं, और बहुत सारे बच्चों के कमेंट भी आए थे कि जिस भी स्कूल से वो बिलोंग करते हैं, जिस भी क्लास से वो बिलोंग करते हैं, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबके बाप है, ठीक है, ये फील उनको पता है। लेकिन जो नए हैं उनके लिए मैंने बोल दी है बात कि देखो, अगर आप लोग 11th वाला पार्ट नहीं देख पा रहे हो, ठीक है, अगर आप 11th वाला पार्ट नहीं देख पाए, आपने लेट ज्वाइन किया या आपने 12th में ही डायरेक्ट ज्वाइन किया, तो ये वाले जो लेक्चर्स हैं ये आप देखते जाओ, ठीक है, ये बहुत काम के हैं और इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग आपकी जो है डेवलप हो जाएगी। अब बात करेंगे भाई स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भाई फ्री रेडिकल 3 तो बॉन्ड बना के रखता है और एक क्या होता है इसके अंदर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब अगर मैं इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने होंगे मेरे बच्चों? आप कहोगे सर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन और एक अनपेयर्ड यानी 7 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे आप बताओ कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट? आप कहोगे सर ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो भाई मैं क्या कहूंगा भाई, इसको बोलेंगे कि ये तो भाई अनस्टेबल है, ठीक है। और अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। अब आप ये खुद सोचो, अपने दिमाग में सोचो कि यार इसको स्टेबल कौन बनाएगा, इसको स्टेबल कौन बनाएगा? जो इसको इलेक्ट्रॉन देगा वो इसको स्टेबल करेगा, या जो इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा वो इसको स्टेबल करेगा? सोचो यार, आपने कहीं से पढ़ना नहीं है, दिमाग लगाओ बस अभी भी ऑन द स्पॉट। आप कहोगे सर जो बेचारा गरीब है जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, आप उसको इलेक्ट्रॉन दे दो तो उसका भला हो जाएगा, वो स्टेबल फील करेगा, अच्छा फील करेगा। तो भाई हम क्या कहेंगे कि जो प्लस एम इफेक्ट है यानी रेजोनेंस, ये इसको स्टेबल करेगा। एरोमेटिक क्यों नहीं लिखा मैंने? क्योंकि एरोमेटिक में सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहां अनपेयर्ड है, इसीलिए मैंने एरोमेटिक वाला बीच का कॉन्सेप्ट हटा दिया। उसके बाद हम यहां पर देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन, और उसके बाद प्लस है, यानी जितने भी प्लस वाले हैं वो उसको स्टेबल करेंगे, और जितने भी माइनस वाले हैं जैसे माइनस आई हो गया अनस्टेबल करेगा, और माइनस एम तो उसकी जान ही निकाल देगा। अब बढ़ते हैं भाई आगे, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके देखते हैं कि भाई हमें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप खुद सोचिए, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और मुझे ये देखना है कि जो लगे हुए ग्रुप है वो कौन कौन सा इफेक्ट लगाएंगे। तो जब CH3 पैरा पोजीशन पे होगा तो मैंने आपको बताया था कि ये अल्फा हाइड्रोजन इसके पास बेटा कितने हो जाएंगे, 3, ये हाइपर कॉन्जुगेशन लगाएगा। लेकिन यही CH3 जब मेटा पोजीशन पे होगा तो मुझे पता है कि भाई मेटा पोजीशन पे हाइपर कॉन्जुगेशन नाम की चीज लगती नहीं है। तो मैं यहां पर कहूंगा भाई सिर्फ क्या लगा, प्लस आई। ओ भाई सिर्फ प्लस आई। उसके बाद CH3 कहां पर लगा, ऑर्थो पोजीशन पे। ऑर्थो पोजीशन का मतलब कौन सा इफेक्ट लगा बेटा जी, हाइपर कॉन्जुगेशन। और इसके पास भी हाइड्रोजन 3 ही थे। अब यहां पर एक स्टैंडर्ड है, इस पर कोई प्लस आई कोई प्लस एच नहीं लग रहा था। अब मुझे बताइए, आप बताइए भाई कि भाई इन तीनों के कंपेयर में ये तो लीस्ट स्टेबल ही हुआ ना, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा फायदा हुआ, इसको भी फायदा हुआ CH3 के लगेगा, इसको भी फायदा हुआ CH3 के लगेगा, क्योंकि प्लस वाला इफेक्ट लगा रहे, स्टेबल बना रहे। तो इसका मतलब ये हुआ भाइयों कि अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो D विल बी लीस्ट स्टेबल, और हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव में कंपेयर करूं तो मुझे पता है कि हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा डोमिनेटिंग है, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। इसका मतलब यह है कि A और C ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू बी के। तो बी को मैंने रखा बेटा सेकंड लास्ट। अब बात करते हैं किसकी भाई, ए में और सी में। हाइपर कॉन्जुगेशन डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट है, बार बार रिपीट करूंगा मैं इस बात को, हाइपर कॉन्जुगेशन डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट है। अगर बेटा ये डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है तो चाहे ऑर्थो से लगे पैरा से लगे सेम लगेगा, और जब हाइपर कॉन्जुगेशन सेम हो उसके बाद हम चेक करते हैं इंडक्टिव। अब इसका इंडक्टिव लगा है बेटा जी देखो पास से, और इसका इंडक्टिव लगा है थोड़ा दूर से। अगर दोनों में कंपेयर किया जाए तो जो पास से लगेगा वो ज्यादा स्टेबल करेगा, तो मैं कहूंगा बेटा सी विल बी मोर स्टेबल एज कंपेयर टू ए। तो होगा इसका करेक्ट आंसर CABD यानी कबाड़ी। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। NO2 पैरा पोजीशन पे लगा है, और आप लोग जानते हो कि NO2 माइनस एम इफेक्ट लगाता है। NO2 मेटा पोजीशन पे लगाता है तो माइनस आई लगाएगा।
इसको मैंने एज इट इज छोड़ दिया, कुछ लगाया है नहीं, स्टैंडर्ड मान लिया। और यहां पर CH3 क्योंकि पैरा पोजीशन पे लगाया तो प्लस H हाइपर कॉन्जुगेशन है। आप खुद बताइए फ्री रेडिकल को ज्यादा स्टेबल कौन करेगा? -I वाले तो बर्बाद कर देंगे अगर इसकी तुलना में कंपेयर किए जाए, क्योंकि देखो रिंग और फ्री रेडिकल तो सब में सेम है, तो भाई इसके कंपेयर में ये दोनों क्या होंगे? अनस्टेबल। लेकिन अगर मैं D वाले की बात करूं तो D वाले में एक्स्ट्रा CH3 लगने से हाइपर कॉन्जुगेशन ऑपरेट हो गया, और हाइपर कॉन्जुगेशन ऑपरेट अगर हो गया इसका मतलब ये स्टेबल ज्यादा होगा। तो यहां पर मैं क्या कहूंगा भाई? स्टेबिलिटी के बारे में बोलिए। आप कहोगे सर स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा हमारे पास D और फिर C। अब कहानी आती है भाई A और B में कि भाई A और B अनस्टेबल है, लेकिन कौन ज्यादा अनस्टेबल है और रिलेटिवली कौन ज्यादा स्टेबल है, ये कैसे पता लगाएं? तो भाई और बहनों आप एक बात बताओ यार, -I और -M में कौन ज्यादा डोमिनेटिंग होता है? आप कहोगे -M, रेजोनेंस। और -M अगर डोमिनेटिंग है इसका मतलब वो क्या कर देगा भाई? वो फ्री रेडिकल को ज्यादा बर्बाद कर देगा, ज्यादा अनस्टेबल कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये जो A है ये लास्ट में जाएगा और B जो है यहां पर आएगा। तो DCBA विल बी द करेक्ट आंसर। ये बात आपको समझ में आ गई है। अब बढ़ते हैं भाई स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो अनायंस के बारे में। ठीक है, कार्बो अनायन के बारे में, और कार्बो अनायन के बारे में मैं कुछ चीजें बताऊंगा, आप लोगों को फील दिलाऊंगा, और सारे के सारे जो इफेक्ट है वो एक साथ भी करके बताऊंगा। राइट, अब जरा देखो बेटा, अगर मैं बात करता हूं किसकी? कार्बो अनायन की, तो कार्बो अनायन 3 बॉन्ड बना के रखता है बेटा, और एक इसके पास लोन पेयर होता है और नेगेटिव चार्ज होता है। अगर आप ये देखो कि भाई इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने वैलेंस सेल में, तो आप कहोगे सर इसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 3 तो बॉन्ड के अंदर और एक लोन पेयर, यानी ये इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट स्पीसीज है। लेकिन अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ये भाई स्टेबल है या अनस्टेबल, तो आप कहोगे सर ये अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है, और हम ये बात जानते हैं कि दुनिया में हर चीज जो न्यूट्रल है वो ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू उन चीजों के जो जिसके ऊपर चार्ज होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो और चाहे वो नेगेटिव। अब क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अगर कोई स्पीसीज इसको इलेक्ट्रॉन देगी, सोचना, अगर कोई स्पीसीज इसको इलेक्ट्रॉन देगी तो हम ये बात जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज बढ़ता है, और जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन देती है उस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ती है। ये बात तो पता है। अब आप सोचो, अगर मैं इसको ही इलेक्ट्रॉन देने लगूं, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने लगूं, तो क्या इस कार्बन पे और इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे? और इस कार्बन पे अगर और ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़े तो बेटा हमें ये बात पता है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और बढ़ेगा, और जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, इसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होती चली जाएगी। पर दूसरी तरफ अगर मैं कोई ग्रुप ऐसे लगा दूं इसके आसपास जो इससे इलेक्ट्रॉन खींच ले, अब जब वो इससे इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, और जब कार्बन इलेक्ट्रॉन देगा तो कार्बन पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, जिसकी वजह से ये पहले वाला नेगेटिव चार्ज थोड़ा बहुत तो कम होगा ना। और ये नेगेटिव चार्ज अगर थोड़ा बहुत भी कम हुआ, इसका मतलब है कि जो कार्बो अनायन है उसको स्टेबिलिटी मिलनी शुरू हो जाएगी। तो जरा देखो भाई, मैं आप लोगों को सीधी सी बात बताना चाहूंगा यहां पर क्लियरली कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो अनायंस के बारे में आपको एक ऑर्डर फॉलो करना है। अब क्योंकि यहां पर भी मैं क्लियर बताऊं आपको, यहां पर भी आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयरिंग में होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो स्टेबिलिटी में सबसे पहले अगर कोई कार्बो अनायन आपका एरोमेटिक है, क्या है? एरोमेटिक, तो आप सबसे पहले उसको लिख लेना। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के बारे में बात करूं तो बेटा -M वाले इसको ज्यादा स्टेबल करेंगे, और फिर -I वाले, उसके बाद +I वाले कार्बो अनायन को क्या कर देंगे? बर्बाद, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ा देंगे उसके ऊपर। और भाई +H वाले तो और बर्बाद कर देंगे, क्योंकि ये तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन देते हैं। और बेटा अगर कोई ग्रुप मेरे पास +M हुआ, यानी प्लस वाला रेजोनेंस हुआ, तो वो तो और ज्यादा बर्बाद करेगा, ऊपर से रेजोनेंस इफेक्ट है। ठीक है, ठीक है भाई। अब जरा देखो भाई, ये तीनों मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। अब मैं इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि आप लोगों को पिछले साल की याद आ जाए और आपको जो है इस साल का भी पता लग जाए।
मान लो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है कार्बन आयन में। आप देखो यहां पर तो कुछ नहीं लगा, आपको कि नहीं सर। अब जितने भी अल्काइल ग्रुप है वो कहां पर लगे हुए हैं बेटा, वो लगे पैरा पोजीशन पे। और पैरा पोजीशन पे कौन सा इफेक्ट डोमिनेट करता है बताइए। आप कहोगे सर पैरा पोजीशन पे डोमिनेट करता है हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हमें सबसे पहले हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करना है किसका, एल्काइल ग्रुप का। यहां पर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है बेटा जी, 3। क्योंकि देखो जो एडजेसेंट से जुड़ा होता है कार्बन उसी को अल्फा कार्बन कहेंगे। ऐसा नहीं कि भाई सारे कार्बन जुड़ लेंगे, नहीं। जो इस रिंग से डायरेक्ट जुड़ा है कार्बन और वो sp3 है पैरा पोजीशन पे, उसी को अल्फा कार्बन कहेंगे। अब इधर देखो भाई, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे बेटा जी, 2। यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे बेटा जी, बोलो। आप कहोगे 1। और यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, 0। यानी यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन लग नहीं रहा है। और जब हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लग रहा होगा और एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, इसका मतलब थोड़ा बहुत प्लस आई लग रहा होगा, है ना। तो आप जरा देखो, अगर मैं पहले वाले की बात करूं तो इसमें ना तो मेरे पास प्लस आई ना प्लस एच, यानी ना तो हाइपर कॉन्जुगेशन ना इंडक्टिव। और चाहे प्लस एच हो चाहे प्लस आई हो, वो कार्बन आयन को क्या करेगा, अनस्टेबल ही करेगा। तो रिलेटिवली अगर इन सब में कंपेयर किया जाए तो बेटा मैं ये कहूंगा कि ए सबसे ज्यादा स्टेबल है। ए जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्यों है वो सबसे ज्यादा, क्योंकि ना तो उस पर प्लस आई और ना उस पर प्लस एच। तो मैं कहूंगा भाई ए विल बी मोर स्टेबल। लेकिन अब बचे हुए आपके पास बी सी डी ई में ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा, क्योंकि यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा होता है और हाइपर कॉन्जुगेशन जितना ज्यादा होगा कार्बन आयन उतना ज्यादा अनस्टेबल होगा। ये बात आप जानते हैं। तो आंसर क्या होगा बेटा इसका, ए ई डी सी और बी, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है भाई। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। आगे की कहानी क्या है जरा देखिए। आगे की कहानी यह है कि कुछ एल्काइल ग्रुप जो है मैंने मेटा पोजीशन पे लिए हैं। और मेटा पोजीशन पे आप लोग ये बात तो जानते ही होंगे, है ना। मेटा पोजीशन पे आप लोग ये बात तो जानते ही होंगे भाई कि एल्काइल ग्रुप हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगाते हैं। मेटा पोजीशन पे सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगता है और एल्काइल ग्रुप है तो प्लस आई लगेगा। और हम ये भी जानते हैं कि जितना ज्यादा प्लस आई लगता है कार्बो अनायन उतना ज्यादा अनस्टेबल होता है। तो बेटा लग यहां पर भी प्लस आई रहा है, लग यहां पर भी प्लस आई रहा है, लग यहां पर भी प्लस आई रहा है, और यहां पर भी प्लस आई लग रहा है। जो एल्काइल ग्रुप जितना छोटा होता है उसका प्लस आई भी उतना ही कम होता है और वो कार्बन आयन को उतना ही ज्यादा स्टेबल नहीं करता। तो अगर देखा जाए तो ये वाला एल्काइल ग्रुप सबसे ज्यादा, इसका प्लस आई सबसे ज्यादा और कार्बन आयन सबसे ज्यादा अनस्टेबल कहां होगा, यहीं पर होगा। तो भाई अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो आपको ध्यान रखना है कि भाई प्लस आई सबसे कम कहां पर है, जहां सबसे कम होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे। ठीक है भाई, ए और सी और फिर उसके बाद डी और फिर उसके बाद बी, और जहां पर सबसे ज्यादा होगा वो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होंगे। तो भाई आई होप आपको कंबाइंड फॉर्म में चाहे हाइपर कॉन्जुगेशन चाहे इंडक्टिव या रेजोनेंस अगर एक साथ देखना चाहते हो, या भाई ऐसा भी कई बार होता है कि क्वेश्चन में सारे इफेक्ट लग रहे हो, वो सारे के सारे एग्जांपल्स मैंने ऑलमोस्ट करवाए हैं। ठीक है, फिर भी अगर किसी को ऐसा लग रहा है किसी के पास टाइम है, बैकलॉग उसका नहीं बना हुआ है, तो वो लास्ट ईयर का अर्जुन आपको शायद फ्री मिला होगा, उसमें जाके देख सकता है। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें धरती मार के क्वेश्चन करवाए हुए हैं। ठीक है, खैर अब बढ़ते हैं आगे। कहानी है एसिडिक स्ट्रेन की, एसिड को समझाने की बात है। ठीक है, जो भी मैंने इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पढ़ाए उसमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, ये तो चलो था ही। मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव ये तो समझा ही दिया। कहानी यह है कि उनकी एप्लीकेशन एक बार पहले मैंने इंडक्टिव के टाइम में करवाई थी एसिडिक स्ट्रेन से रिलेटेड। आज मैं कंबाइंड फॉर्म में बताऊंगा। किसके बारे में, कंबाइंड फॉर्म में। आपको मैं कहना चाहता हूं कि अगर मान लो मेरे पास एक एसिड है HA, जब ये टूटता है ना बेटा, आपने पढ़ा भी होगा 11th क्लास में कभी, है ना, लेकिन 11th में पढ़े नहीं है, तभी तो बेटा आधे बच्चे भी उनको रिवीजन की जरूरत पड़ रही है। देखो HA क्या है, मान लो एक एसिड है और ये H+ देता है और आपको A-। आप लोगों ने 11th क्लास में एक चैप्टर है आयनिक इक्विलिब्रियम, और वहां पर लॉरी एंड ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस पढ़ा होगा। आप लोग ये जानते होंगे जो स्पीसीज प्रोटॉन देता है यानी H+ देता है वो एसिड होता है, और जो बेटा जी प्रोटॉन को लेता है या H+ को लेता है वो बेस कहलाता है। अगर देखा जाए HA को, तो HA ने H+ दिया तो ये क्या हो जाएगा बेटा जी, कॉन्जुगेट
कॉन्जुगेट एसिड किसका, इसका, ये जो भी होगा एसिड ऑफ ए माइनस। अगर आप इसको रिवर्सिबली देखोगे, ध्यान से ऊपर वाला तीर छोड़ देना, आप इसको फॉरवर्ड से बैकवर्ड की तरफ देखो, तो कहीं ना कहीं ये फील होगा कि ए माइनस ने H प्लस पकड़ा और HA बनाया, ए माइनस ने H प्लस पकड़ा और HA माइनस बनाया। इसीलिए ये कैसे बिहेव करेगा, अगर कोई कहे कि सर अगर ये H प्लस पकड़ रहा है इसका मतलब ये बेस है, तो इसको मैं कहूंगा बेटा जी कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस किसका, ऑफ ए बी का, कॉन्जुगेट बेस है बेटा ए बी का। अब ये बताओ ये क्या है, आपको मैं एक सिंपल सी बात बताना चाहूंगा कि भाई ये जितना स्टेबल होगा, आपने ली चैटलर प्रिंसिपल भी पढ़ा होगा लास्ट ईयर, और नहीं भी पढ़ा फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी रिएक्शन क्यों होती है, अगर उसको ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी तभी तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। आप इसके बारे में सोचो कि ये मेरे पास एसिड, ये बेस, और यदि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने पर इस बेस को ज्यादा स्टेबिलिटी मिली तो उस एसिड को लगेगा चलो ये दोनों मेरे बच्चे हैं H प्लस और A माइनस, और मेरे बच्चे बहुत सुखी हैं, ठीक है, वो स्टेबल है, तो चलो ऐसा करता हूं कि मैं और H प्लस दे देता हूं ताकि ये ज्यादा और सुख में रहे। तो भाई हुआ क्या कि ये जो मेरे पास A माइनस है, ये A माइनस, ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा ये वाली रिएक्शन उतनी ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी, और ये रिएक्शन जितनी ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी उतना जल्दी H प्लस निकलेंगे, और रिएक्शन जितनी H प्लस देगी या कोई भी एसिड जितनी जल्दी से H प्लस देता है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है। आपको ये बात दिमाग में सेट करनी है कि कोई भी एसिड जितनी जल्दी H प्लस देगा वो उतना ज्यादा अच्छा एसिड कहलाएगा। अब कहानी ये है कि ये जो भी स्पीसीज है ना, इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और इसकी स्टेबिलिटी को हम कैसे बढ़ाएं, कैसे चेक करें, वो सारा खेल अब चालू होगा। देखो बेटा, हमें पता है कि जो एसिड की स्ट्रेंथ होती है, ध्यान रखना है बेटा, एसिड की जो स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। ये बात ध्यान रखनी है आपको सबसे पहले कि कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा एसिड की स्ट्रेंथ भी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि वो उतनी जल्दी H प्लस देगा। अब एक और कहानी, क्योंकि कॉन्जुगेट बेस पर नेगेटिव चार्ज है तो मैं कहूंगा बेटा जी स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस है ना, कौन बढ़ाएगा, जो माइनस वाले इफेक्ट हो, क्योंकि कार्बो अनायन है, या कार्बोनायन भी नहीं, अनायन भी है कोई भी, तो अगर उस पर नेगेटिव चार्ज है तो उसको स्टेबल कौन करेगा, आप कहोगे सर वो वाले इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन लेना जानते हैं, जो इलेक्ट्रॉन खींचना जानते हैं, जो नेगेटिव चार्ज को कम करना जानते हैं, वो कौन से होते हैं, -m और -I। लेकिन जो प्लस वाले होंगे, +I जैसे हो गया, वो तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को कम कर देगा, +I +H और कम कर देगा, और +M और कम कर देगा, इसीलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुए, है ना। अब हमें ये बात पता लग गई कि भाई स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एसिडिक स्ट्रेंथ के, तो भाई हम ये क्यों नहीं कहते डायरेक्ट की डायरेक्ट बात कि इन दोनों रिलेशन से अगर हम ये चेक करें कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है बेसिकली, ठीक है भाई, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो -m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, -I के, और +I हुआ, या बेटा जी +H हुआ, या बेटा जी +M हुआ, ठीक है, ये क्या होगा हमारे पास, बोलिए, ये हमारे पास डायरेक्टली होगा और इनवर्सली होगा, और इसी बेसिस पे हमें एसिड स्ट्रेंथ चेक करनी है, किसकी, किसी भी एसिड की किसी भी एसिड की। लेकिन ये सारी की सारी स्टेटमेंट आपको याद रखनी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है नीट में, दी गई 4 स्टेटमेंट में से कौन सी करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है, यानी विच स्टेटमेंट इज करेक्ट और विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो एक बार मैं साइड में हट जाता हूं, ध्यान से देखो कि एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस पर। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस कैसे पता लगाओगे, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज को स्टेबल कौन करता है, -m और -I, +I अनस्टेबल करेगा, +H अनस्टेबल करेगा, +M और अनस्टेबल करेगा। अब क्योंकि ये एक ही बात है तो दोनों रिलेशन से हमें ये पता लगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दो -m के, -I के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर दो +HI के, +H के और +M के। अब इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, और भाई हम बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल्स के बारे में। फिनोल्स भी क्या होते हैं बेटा जी,
फिनोल्स भी आपके एसिड की तरह बिहेव करते हैं, इसीलिए मैंने फिनोल्स, एल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड के मैं ढेर सारे क्वेश्चन लाया हूं। रिलेटिव कंपैरिजन भी करूंगा और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट लगते हैं वो भी मैं लगाकर आपको चेक करवाता रहूंगा। आप सोचो जितने भी अल्काइल ग्रुप है वो क्या है बेटा, वो हमारे पास मेटा पोजीशन पे लगे हुए हैं, और मेटा पोजीशन पे हाइपर कॉन्जुगेशन ऑपरेट नहीं होता, सिर्फ इंडक्टिव होता है। तो ये भी प्लस आई लगाएगा। क्या बोला भाई मैंने कि भाई ये भी प्लस आई लगाएगा, ये भी प्लस आई लगाएगा, ये भी प्लस आई लगाएगा और ये भी प्लस आई लगाएगा। और मुझे ये भी पता है कि भाई इनका जो भी कॉन्जुगेट बेस रहा हो उसकी स्टेबिलिटी देखो, उस पर तो नेगेटिव चार्ज ही आएगा, और नेगेटिव चार्ज को स्टेबल कौन करते हैं, माइनस वाले इफेक्ट। लेकिन ये क्या है, प्लस वाले लग रहे हैं, तो प्लस वाले क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को कहीं ना कहीं कम करते होंगे। और वो जो कॉन्जुगेट बेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, एसिडिक स्ट्रेंथ। यानी हम ये देखेंगे जितने प्लस के इफेक्ट होंगे वो फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेंगे। तो हमें पता है कि यहां पर प्लस आई सबसे ज्यादा लग रहा है, स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो ये जो फिनोल है, फिनोल इसको कहते हैं बेटा। इतने भी मत बोलना कि भाई फिनोल का भी नहीं पता फिनोल क्या होता है। फिनोल होता है बेंजीन रिंग और एक OH लगा होता है, ये फिनोल है। तो ये फिनोल जो है उतना ही लेस एसिडिक होगा कि नहीं होगा, क्योंकि प्लस आई स्ट्रॉन्ग है। तो भाई अगर मैं यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करता हूं, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करता हूं, तो मेरे पास A, B, C और D होगा। आपको याद होगा 11th क्लास में आप लोगों ने एक बात जानी होगी कि एसिडिक स्ट्रेंथ एक वैल्यू होती है इनऑर्गेनिक, उसमें फिजिकल केमिस्ट्री में एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ K। मतलब एसिड का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है उसको हम K कहते हैं। और भाई जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, ठीक है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ PK। PK के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। कई बार ऐसा होता है कि वो 4 ऑप्शन देकर ये पूछे कि Ka का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, या Pka का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, इस टाइप से भी पूछे जा सकते हैं। अब बढ़ते हैं भाई आगे। आगे की कहानी क्या है कि आपके पास CH3, CH2, CH3, CH3 एक ग्रुप लगे हुए हैं, लेकिन इस बार कहां पर लगे हैं, पैरा पोजीशन पे। और पैरा पोजीशन पे हम पहले क्या चेक करेंगे, एल्काइल ग्रुप का हाइपर कॉन्जुगेशन या इंडक्टिव। आप कहोगे सर आप पहले हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करो, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव पर डोमिनेटिंग इफेक्ट है। तो मैंने ये देखा कि भाई यहां अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन 3 हुए, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा, 2 हो गए, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा, 1 हो गए, और यहां पर अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा, इंडक्टिव हो जाएगा। अब कहानी यह है कि भाई जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा प्लस H वाले इफेक्ट होंगे, आप ये सोचो उतना ज्यादा एसिड की स्ट्रेंथ क्या होगी, कम। तो अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करता हूं, क्या बात कर रहा हूं बेटा, मैं एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर दे रहा हूं मैं, या फिर मैं Ka का ऑर्डर भी निकालना चाहता हूं, तो मैं कहूंगा भाई सुनो, जितने ज्यादा प्लस वाले इफेक्ट होते हैं, जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा, उतना एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, वीक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका क्या, D, C, B और A। क्या हो गया बेटा, D, C, B और A। ठीक है। अब जरा देखो भाई, कहानी सुनो, आगे बढ़ते हैं। आगे और कुछ क्वेश्चन है और रिलेटिवली कंपैरिजन है, जो मैंने आपको सारे बताया ना, ऑर्डर ऑफ डोमिनेंस वो लगता रहेगा। अब क्योंकि NO2 यहां पर मेटा पोजीशन पे है, तो क्या होगा बेटा, माइनस आई। NO2 कहां पर लगा है, पैरा पोजीशन पे, तो क्या लगेगा, माइनस M। CN पैरा पे लगा है तो क्या लगेगा, माइनस M। और ये हमारे पास स्टैंडर्ड है, मान लो ऐसा। अगर मैं एक बात जानता हूं कि भाई जितने भी माइनस वाले इफेक्ट होते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं। अब कहानी ये आती है कि भाई माइनस M वाले, तो माइनस I के भी डोमिनेटिंग इफेक्ट है, और जितना ज्यादा माइनस वाले इफेक्ट लगेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। NO2 और CN जो है वो इस वाले से और इस वाले से तो जीत ही जाएंगे, क्योंकि रेजोनेंस डोमिनेटिंग इफेक्ट है। लेकिन जब NO2 और साइनाइड में कंपैरिजन करोगे तो आप लोग ये बात जानते हो कि NO2 का माइनस I इफेक्ट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू CN से। पहले बताया था, आज भी बता रहा हूं। इसीलिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन हुआ, B वाला, और ये इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, ज्यादा बढ़ाएगा। तो हम कहेंगे भाई B जो है सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया। फिर हमारे पास C आएगा। अब हमें ये बात पता ही है कि भाई माइनस I वाला थोड़ा बहुत तो एसिडिक बना ही रहा होगा ना, एज कंपेयर टू किसके, जो न्यूट्रल फिनोल है, उससे तो ज्यादा एसिडिक होगा ही ना। तो हम क्या कहेंगे भाई,
फिर आएगा ए और फिर आएगा डी। तो बी सी ए डी। आगे देखो बेटा, यहां पर NO2 है कहां पर, हमारे पास पैरा पोजीशन पे, तो यहां पर लगेगा -M और यहां पर क्या लगेगा बेटा जी, -M, यहां पर लगेगा -I। अब आधे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर हमें एक बात तो पता है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ वो -I वालों के जो माइनस वाले इफेक्ट होते हैं न्यूट्रल से तो ज्यादा होगी। तो ये तो कंफर्म हो गया सभी को कि डी सबसे लीस्ट एसिडिक है, और -M वाले -I से ज्यादा एसिडिक होंगे। हमें यह भी कंफर्म हो गया कि सर जो कंपैरिजन ज्यादा रहेगा वो बेसिकली ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल में रहेगा। आप लोगों को ये लगेगा सर इसका -M और इसका -M चाहे ऑर्थो से लगे या पैरा से लगे दोनों में बराबर है। मैं कहूंगा बिल्कुल बात सही है, दोनों में बराबर है। सर क्या हम इंडक्टिव चेक कर लें? देखो अगर आप इंडक्टिव के बेसिस पे जाओगे तो आपको ये बात पता लगेगी कि भाई इसका जो इंडक्टिव है NO2 का, ठीक है, यहां पर थोड़ा पास से लगेगा तो भाई हो सकता है ज्यादा लगे और स्ट्रॉन्ग एसिडिक बनाए, लेकिन यहां पर खेल कुछ और होता है। और ये खेल आपने 11वीं क्लास में पढ़ा भी होगा, एक कहानी सुनी होगी कि भाई ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है या ये वोलेटाइल है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब मैं आपको इसकी कहानी बताना चाहूंगा कि बेसिकली ये जो फिनोल है या ये जो एसिड है उसका जो हाइड्रोजन है ना बेटा, इसका जो हाइड्रोजन है ध्यान से देखना, वो इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना के रखता है, यानी 6 मेंबर की रिंग बना के रखता है। समझ गए होंगे आप, आपको कि हाँ सर ये बात तो हमें समझ में आ गई है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अगर कोई बेस आया होगा जो इससे भी H+ लेना चाहता हो और जो इससे भी H+ लेना चाहता हो, अब क्योंकि इसका OH जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर रहा है NO2 के साथ, इंडिपेंडेंट है, तो वो बेस इसके H+ को आसानी से भगा ले जाएगा और ये H+ अपने आप में भाग भी जाएगा। क्यों? क्योंकि ये किसी और से तो प्यार करता नहीं है, इसकी तो नई नई शादी अरेंज मैरिज कर ली बेचारे ने। अब ये क्या है कि ये वाला H जो है इस ऑक्सीजन के झांसे में पहले से था, राइट। कोई बेस आया इससे शादी करने के लिए, तो क्या ये H+ आसानी से जा पाएगा एज कंपेयर टू A के? क्योंकि ये पहले से ही ऑक्सीजन के साथ दोस्त है बहुत अच्छे वाला, तो उसको जाने में दिक्कत होगी। और हम ये बात जानते हैं कि कोई एसिड जितनी आसानी से H+ देता है वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, लेकिन अगर कोई एसिड आसानी से H+ नहीं देता तो वो वीक बन जाता है, तो ये आसानी से नहीं दे पाता, इसीलिए एज कंपेयर टू पैरानाइट्रोफिनोल, मैं सिर्फ इन दोनों की बात कर रहा हूं, बाकी से तो ये जीत जाएगा। इन दोनों में हमें कई बार लगेगा कि ये होना चाहिए, क्योंकि हम इसका -M चेक करेंगे और -I चेक करेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर -M और -M नहीं, इन दोनों में कंपैरिजन करोगे तो आपको एक नया इफेक्ट चेक करना है, वो है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या इसको हम चिलेशन इफेक्ट भी कहते हैं क्योंकि रिंग बन रही है, राइट। तो हम कहेंगे भाई A विल बी मोर एसिडिक देन हमारे पास B होगा, कि B जो है A कंपैरिजन में थोड़ा कम रह गया क्योंकि वहां पर उसका हाइड्रोजन ऑक्सीजन के चक्कर में आ गया। अब देखो भाई आगे, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इवन आप लोग जानते भी हो कार्बोक्सिलिक एसिड का भी सेम वही रहेगा, ठीक है। पर मैं आपको बताना चाहूंगा भाई, चाहे इसका कॉन्जुगेट बेस हो चाहे इसका कॉन्जुगेट बेस हो, सेम ही रहेंगे एसिड, ठीक है। पर आपको ये देखना है कि भाई जितने भी माइनस वाले इफेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को ज्यादा एसिडिक बनाएंगे, और जितने प्लस वाले इफेक्ट होंगे वो कोई भी एसिड को क्या करेंगे, उतना ही वीक एसिड बनाएंगे। पर हमें रिलेटिवली एक बात ध्यान रखनी है, अगर कोई हमें ये कहे कि फिनोल में और एसिड में कौन ज्यादा एसिड है, तो फिनोल्स नहीं, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड को ही टिक करना है, क्योंकि उसके पीछे भी एसिड है और भी अलग कहानी है। अब देखो भाई, यहां पर नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसमें सिर्फ एल्काइल चेन लगी हुई है और ये अपना कहीं ना कहीं +I इफेक्ट लगा रही है। आप देखोगे इसमें कंपेयर करो तो फ्लोरीन लगा है और फ्लोरीन -I लगाता है, यहां पर भी फ्लोरीन लगा है, यहां पर भी -I लगा है, यानी हम ये तो कह सकते हैं कि B और C जो है रिलेटिवली A के ज्यादा अच्छे एसिड होंगे, ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। पर कहानी यह है कि भाई इन दोनों एसिड में से कौन ज्यादा एसिडिक होगा। आपको मैंने एक बात बताई हुई थी, अगर आपको याद हो, कि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेबल इफेक्ट है, जितना पास से लगेगा उतना स्ट्रॉन्ग लगेगा, जितना दूर से लगेगा उतना वीक लगेगा। तो भाई आप देखो कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप से ये बिल्कुल पास में लगा है F, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप से ये थोड़ा दूर हो गया,
इसका मतलब स्ट्रॉन्ग प्लस आई कहां लगा होगा, सॉरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई कहां लगा होगा, बी में, और वीक माइनस आई कहां लगा है, सी में, और इसमें तो लगा ही नहीं। तो मैं अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की यहां पर आपको ऑर्डर बताऊं भाई, एसिडिक स्ट्रेंथ का मैं आप लोगों को ऑर्डर बताना चाहूं तो मैं कहूंगा भाई बी विल बी मोर एसिडिक देन सी एंड देन ए, बी सी ए। क्लियर है? अब जरा देखो भाई आगे, आगे की कहानी देखो। CH3COH, नहीं ये तो हो गया। आप देखो भाई, मुझे ये बात पता है CH3COH। अच्छा भाई एक और बात ध्यान रखना है आप लोगों को, मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता था यहां पर। ये तो आपके पास एलिफेटिक है, अगर आपके पास बेंजोइक एसिड हुए, बेंजोइक एसिड कैसे बेटा, ये वाले हो गए, ठीक है, ये वाले इफेक्ट हो गए, तो इनके बीच में आपको एक और कहानी सुननी है और अलग से नोटबुक में लिख लेना है। जो पुराने वाले बच्चे हैं उनको ऑलरेडी पता है, कुछ याद आ रहा होगा ऑर्थो इफेक्ट करके, राइट, कि ऑर्थो पे अगर कोई बड़ा ग्रुप हुआ जैसे एल्काइल ग्रुप NO2, तो ऑर्थो इफेक्ट नाम की चीज सुनी होगी। तो वापस से याद दिलाऊंगा पुराने बच्चों को और नए बच्चों को समझाऊंगा यहां पर, ठीक है। लेकिन पहले हम एलिफेटिक वालों की बात कर लें, नॉर्मल नॉर्मल। यहां पर मुझे पता है कि भाई CF3COH है, 3 फ्लोरीन 3 क्लोरीन 3 हाइड्रोजन। यहां पर लगेगा कौन सा इफेक्ट, माइनस आई। यहां पर क्या लगेगा बेटा जी, माइनस आई, और यहां पर क्या लगेगा बेटा, प्लस आई। तो हमें यह बात तो पता लग गई कि ये दोनों ज्यादा अच्छे एसिड होंगे एज कंपेयर टू सी के। लेकिन फ्लोरीन और क्लोरीन में ज्यादा माइनस आई उसका होगा जो ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन खींच पाए। और हम ये भी जानते हैं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा होती है, तो फ्लोरीन जो है ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, राइट और रॉन्ग। तो भाई हम कहेंगे कि सर अगर मुझे यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करनी हो, ठीक है, यहां पर मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करनी हो, तो मैं कहूंगा सर ए विल बी मोर एसिडिक देन बी और फिर सी। लेकिन जब कहानी आएगी बेंजोइक एसिड्स की, ठीक है भाई, तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा बेंजोइक एसिड के केस में कि यहां पर लास्ट ईयर मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब आप कंपैरिजन कर रहे होंगे और आपको एसिडिक स्ट्रेंथ निकालनी हो, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है भाई, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारे पास ऑर्थो इफेक्ट होगा बेटा, ध्यान रखना है, ऑर्थो इफेक्ट, ये एक नया इफेक्ट ऐड हो जाएगा। उसके बाद सारे देखना है, माइनस एम माइनस आई सब बाद में, ठीक है, और भाई प्लस आई प्लस एच और प्लस एम, ये सब बाद में। सबसे पहले आपको देखना है कि भाई ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अब आधे बच्चों को ये लग रहा होगा कि सर ये ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है, ये थोड़ा बता दो आप हमें। तो देखो बेटा, ऑर्थो इफेक्ट को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि भाई अगर मेरे पास कोई बेंजीन रिंग है, ध्यान रखना है, और यहां पर कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COH, और यदि ये कोई ग्रुप कोई लार्ज ग्रुप है, क्या है बेटा ये लार्ज ग्रुप है, तो ये लार्ज ग्रुप जो होगा हो सकता है कोई एल्काइल ग्रुप हो सकता है कोई एल्काइल ग्रुप हो, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल कोई भी हो सकता है, या फिर NO2 हो, या फिर COH दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही क्यों ना हो। जितने भी बड़े ग्रुप होंगे लार्ज होने चाहिए बस वो, ठीक है, तो वो ऑर्थो इफेक्ट लगाएंगे। अब ऑर्थो इफेक्ट कैसे करता है, क्या करता है, आपको पता है लास्ट ईयर फुल डिटेल में प्लेन ऑफ बना के आउट ऑफ द प्लेन सब कुछ बताया था। अभी सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि सब कुछ बना के नहीं देखना, अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना कि कोई बड़ा ग्रुप है या नहीं है। अगर कोई बड़ा ग्रुप है फिर हम वहां पर उसको ये नहीं चेक करते कि प्लस एम माइनस आई प्लस है, कुछ नहीं, आप देखो बड़ा ग्रुप है कि नहीं है। और यदि कोई बड़ा ग्रुप हुआ तो आपको मान लेना है कि वो सबसे पहले रखना है, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, बाकी की तो देखी जाएगी, ठीक है। अब जरा देखो भाई कहानी यहां पर, अभी तक तो मेरे पास जो कोई भी ग्रुप है वो ऑर्थो पोजीशन पे आया नहीं, तो मुझे ऑर्थो इफेक्ट देखने की जरूरत नहीं है। मैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट ही देखूंगा जो नॉर्मली मैं देखता आया हूं। कौन कौन से, जैसे कि भाई माइनस एम माइनस आई प्लस एच प्लस एम। और मुझे ये बात पता लगी कि जब NO2 हमारे पास मेटा पोजीशन पे होगा तो ये माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। NO2 अगर मेरे पास पैरा पोजीशन पे लगा है तो माइनस एम लगेगा। साइनाइड अगर पैरा पे लगा है तो माइनस एम लगेगा।
और ये हमारे पास जस्ट न्यूट्रल है, ठीक है। अगर मैं रिलेटिवली कंपैरिजन करूं तो मुझे कहीं ना कहीं ये आइडिया लग गया कि सर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग माइनस माइनस इफेक्ट लग रहे हैं, स्ट्रॉन्ग डोमिनेटिंग इफेक्ट लग रहे हैं, इसका मतलब ये ज्यादा एसिडिक होंगे। मैंने कहा बिल्कुल सही जा रहे हो, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं कहूं भाई एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, तो मुझे ये बात तो पता लग गई कि सी और बी ये दोनों एसिडिक ज्यादा होंगे बाकी सभी से, लेकिन किसका माइनस एम ज्यादा होता है ये कैसे पता लगाएं। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था NO2 का साइनाइड से ज्यादा होता है, या जो मैंने आपको एक सीरीज लिखवाई थी इंडक्टिव वाली, याद है कुछ, पूरा ऑर्डर लिखवाया था एक, जब मैंने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाया था। वही ऑर्डर से आप माइनस एम भी चेक कर सकते हो, जो माइनस आई का ऑर्डर होता है। अगर कोई ग्रुप माइनस एम भी लगा रहा है और माइनस आई भी लगा रहा है तो उसका ऑर्डर भी यही रहेगा सेम, ठीक है। तो हम यहां पर क्या कहेंगे भाई, हम कहेंगे कि सर चलो ये बात तो समझ गए कि बी फिर सी, और भाई माइनस आई वाला एज कंपेयर टू न्यूट्रल के कंपैरिजन में, स्टैंडर्ड कंपैरिजन में थोड़ा बहुत एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा ही ना। तो हम लिखेंगे यहां पर ए और फिर लिखेंगे बेटा हम डी, PCAD विल बी द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं भाई थोड़ा सा आगे, आगे देखो। अब हमारे पास देखो आगे, हमारे पास क्या है भाई, अभी भी कोई भी ऑर्थो में नहीं है। सबसे पहले में ऑर्थो चेक करना होता है, ऑर्थो पे कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है। चलो बाकी ग्रुप देख लेते हैं क्या क्या लगाएंगे। NO2 ग्रुप, क्योंकि इस पर मल्टीपल बॉन्ड है तो माइनस एम लगाएगा। आप लोग जानते होंगे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये तो प्लस एम लगाएगा, और प्लस एम क्या करता है बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता है, बढ़ाता नहीं है। और ये क्या होगा बेटा मेरे पास माइनस एम। इन दोनों में तो मैं जानता ही हूं कि भाई NO2 का माइनस एम ज्यादा होता है एज कंपेयर टू साइनाइड के, और जिसका ज्यादा माइनस वाला इफेक्ट होगा वो ज्यादा एसिडिक बनाएगा या एसिड होगा। तो यहां पर मैं अगर मैं उस बात करता हूं भाई किसकी, एसिडिक स्ट्रेंथ की, एसिडिक स्ट्रेंथ की, तो मैं यहां पर कहूंगा भाई किसकी, ए फिर सी और फिर डी होगा, क्योंकि रिलेटिवली कंपैरिजन करोगे तो ये तो बर्बाद कर देगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को, प्लस एम और ज्यादा वीक बना देगा। तो बेटा ये हो जाएगा हमारे पास बी, ठीक है। आगे देखिए भाई, आगे मेरे पास क्या आया है, अब मेरे पास एल्काइल ग्रुप है और पैरा पोजीशन पे है, यानी ऑर्थो इफेक्ट तो कहीं नहीं लग रहा। और यदि ये पैरा पोजीशन पे है तो आप ये सोच के रखिए कि पैरा पोजीशन पे पहले मुझे हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करना है। और हाइपर कॉन्जुगेशन अगर आप देखोगे तो यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर बेटा जी 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर 1 अल्फा हाइड्रोजन, और यहां पर 0 अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ही ज्यादा होगा, और जब हाइपर कॉन्जुगेशन जितना ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भाई एसिडिक स्ट्रेंथ हाइपर कॉन्जुगेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहां से अगर मैं बात करता हूं किसकी भाई, एसिडिक स्ट्रेंथ की, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करता हूं, तो मैं कहूंगा कि भाई हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे कम हो रहा है डी में, या हो ही नहीं रहा है, फिर सी में, फिर बी में, और फिर ए में। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आपको गया सर ये कंपैरिजन करना हमें आ गया। अब बात करते हैं इसकी। सबसे पहले क्या चेक करना है कि ऑर्थो पोजीशन पे क्या कोई ग्रुप तो नहीं है। मैंने कहा देखो ऑर्थो खाली पड़ी है, यानी हमें ऑर्थो इफेक्ट चेक नहीं करना है, हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट ही चेक करेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में हमने देखा कि यहां पर CH3 है, और जब मेटा पोजीशन पे अल्काइल ग्रुप लगता है तो सिर्फ वो प्लस आई लगाता है। और मुझे ये बात पता लगी कि भाई CH3 का प्लस आई कम है, CH2 CH3 का और ज्यादा है, आइसोप्रोपाइल का और ग्रुप वाइल होगा, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप का तो और ज्यादा प्लस आई होगा, और जितना ज्यादा प्लस आई होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी कम हो जाएगी रिलेटिव कंपैरिजन करो तो मैं यहां पर कहूंगा भाई कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है इस बार, एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है इस बार वो मेरे पास ए होगा, फिर उसके बाद बी होगा, फिर मेरे पास सी होगा, और फिर मेरे पास डी होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, राइट। अब जरा देखो ये कहानी जब आपको समझ में आ गई है, अब बात करते हैं थोड़ी सी आगे की कहानी। यहां पर बेंजोइक एसिड पूरा है, चेक करो कहीं ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप तो नहीं लगा है, एल्काइल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, NO2 ग्रुप जो कोई लार्ज ग्रुप माना गया हो। आप कहोगे नहीं सर यहां पर तो CH3 ग्रुप लगा हुआ है थर्ड वाले पोजीशन पे, तो फिर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट नहीं चेक करते कि हाइपर कॉन्जुगेशन लगा रहा है प्लस है, नहीं। कोई बड़ा ग्रुप है तो उसको हम नाम दे देंगे कि भाई ये हो गया हमारे पास ऑर्थो, तो यहां पर लगेगा ऑर्थो इफेक्ट। अब ऑर्थो इफेक्ट जहां पर भी लग रहा होगा सबसे पहले आप उसको रखो। तो भाई एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी हमारे पास,
एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी बेटा हमारे पास, सी की सबसे ज्यादा, उसके बाद की बात कहानी अलग है। ये नॉर्मल मान लेंगे, हम जानते हैं कि ये प्लस आई है और पीछे से लगा होगा तो बेटा यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 3 हो गई तो यहाँ पर प्लस एच लग रहा होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। अब आप देखो भाई, प्लस हमारे पास स्टैंडर्ड है और प्लस वाले कहीं ना कहीं एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेंगे, कम करेंगे। तो आप सबसे पहले स्टैंडर्ड को लिख दो ए को, और फिर जब आप बी और डी को कंपैरिजन करोगे तो आपको पता है कि हाइपर कॉन्जुगेशन एज कंपेयर टू इंडक्टिव के एसिडिक स्ट्रेंथ को बर्बाद कर देगा। तो फिर हम कहेंगे भाई बी और फिर हम कहेंगे बेटा डी, तो सी ए बी डी विल बी द करेक्ट आंसर। फिर से कबाड़ी बन गए तुम, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। अब यहां पर चेक करना है कि भाई ऑर्थो पोजीशन पे कोई बड़ा ग्रुप तो नहीं लग रहा कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में। ऐसा फिनोल में नहीं होता बेटा, इसीलिए मैंने फिनोल के बारे में ऐसा कोई ऑर्थो इफेक्ट का नाम नहीं लिया। फिनोल्स में मैंने नहीं बोला कि ऑर्थो इफेक्ट देखना है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑर्थो इफेक्ट देखना है। और जहां मैं बोल रहा हूं आपको नोट्स वैसे ही बनाने हैं, उसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए चलना है, ठीक है। अब देखो भाई, अब क्योंकि यहां पर बड़ा ग्रुप मिल गया हमें, तो सबसे पहले हम ऑर्थो इफेक्ट देखेंगे, राइट। सबसे पहले हम ऑर्थो इफेक्ट देखेंगे और उसके बाद की कहानी अलग देखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं ऑर्थो इफेक्ट की बात करूं कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, तो एसिडिक स्ट्रेंथ, तो मैं कहूंगा भाई सुनो, सी विल बी मोर एसिडिक। अब बाकी कहानी अलग है। यहां पर देखोगे NO2 माइनस एम, मेटा पे लग रहा है तो माइनस आई, और ये मेरे पास नॉर्मल स्टैंडर्ड्स टाइप का हो गया। तो मुझे पता है कि भाई माइनस एम इंडक्टिव पर तो डोमिनेट कर ही जाएगा, राइट। तो मैं यहां पर कहूंगा बेटा जी ए, फिर बी और फिर डी। तो सी ए बी डी, फिर से एक अभी बार कबाड़ी कह लो या कबाड़ कह लो, जो तुम्हारा मन करे वो कह लो, ठीक है। अब देखो भाई आगे, अब देखो भाई एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल्स। आपको याद है मैंने बताया था कि एल्कोहल भी एसिडिक होते हैं अगर रिलेटिव कंपैरिजन किया जाए, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था कि भाई किस तरीके से हम क्या ऑर्डर देखते कैसे नहीं देखते। वास्तव में आपको एक नोट पॉइंट तो याद होगा बेटा, वो नोट पॉइंट क्या था कि भाई सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो याद था बिल्कुल, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो सबसे ज्यादा किसकी थी बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। उसके बाद किसकी थी, फिनोल्स की। उसके बाद किसकी थी, थायोल्स की, आपको याद होगा मैंने करवाया था। और लास्ट में थी एल्कोहल्स की। अब ये एल्कोहल्स आ गया, कोई बात नहीं, इसको कर लेते हैं। लेकिन एल्कोहल में भी अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो कैसे करेंगे, ध्यान रखना है बेटा। अगर मेरे पास ये क्वेश्चन है, शायद होगा भी, मैं क्वेश्चन की बात करता हूं, अच्छा क्वेश्चन है नहीं, क्वेश्चन करवाने हैं, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास ये अल्कोहल है CH3OH, ठीक है, और दूसरा अल्कोहल है CH3, ठीक है, CH2OH, और भाई तीसरा अल्कोहल है CH3CH और CH3OH। अब यही हमारे पास एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आपको याद होगा कि अगर मान लो मैं इनसे H+ निकाल भी लूं, इनका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो क्या होगा, वो कॉन्जुगेट बेस होगा CH3O-, CH2CH2O-, और इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा बेटा, CH3CH CH3O-, यही होगा। और मैंने आपको बताया था कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होती है एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतनी ज्यादा होगी। अब यहां पर देखो भाई, कॉन्जुगेट बेस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज वाली जितनी भी चीज है इनको स्टेबल कौन करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी -I -M, ये सब। अगर कहीं +I इफेक्ट लग रहा होगा, अगर कहीं +I इफेक्ट लग रहा होगा तो वहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, वीक। तो देखो भाई, अगर मुझे पता है कि यहां पर CH3 1 है तो इसका +I लग रहा होगा, इसका और ज्यादा +I लग रहा होगा, और बेटा यहां पर तो ये CH3 एक्स्ट्रा लगने की वजह से +I और ज्यादा लगा। और आप लोग जानते हो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो क्या होती है भाई, ध्यान से देखना, इधर से इधर बता देता हूं। एसिडिक स्ट्रेंथ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो होती है +I के, कि +I इफेक्ट लगेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आप लोग खुद जानते हो, कमेंट बॉक्स में छोड़ देना बस, ठीक है। और एक नोट पॉइंट और ध्यान रख लेना जो तुम्हें याद करना है, वो क्या है
आपको याद होगा, ये मैंने लिखवाया भी था, वापस से लिखवा जो नए बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए आपको बताया था कि देखो भाई, CH3OH is more acidic than water. बाकी अदरवाइज ऑल एल्कोहल्स, जितने भी एल्कोहल्स हैं एक्सेप्ट ये वाला, ठीक है भाई, CH3OH आर वीकर एसिड देन वाटर, ठीक है। तो भाई याद करिएगा, आप लोगों की ये स्टेटमेंट करवाई थी। अब मैंने जब मेरा पहला लेक्चर रिकॉर्डेड गया तुम लोगों के पास, तो तुम लोगों को रिवाइज करने में मजा आया, तो बहुत सारे बच्चों ने पूछा सर क्या हमें नोट्स बनाने हैं? नहीं बनाने। देखो, ये तो चीजों को रिकॉल करने के लिए यूज करा गया है। आपके जितने भी ये सारे के सारे लेक्चर्स चल रहे हैं रिवीजन वाले, इनके नोट्स नहीं बनाने, जो पुराने बच्चे हैं उनके लिए। लेकिन जो बच्चा नया है, मान लो जो बच्चा आया ही नया है, जिसने बेचारे ने पढ़ा ही नहीं 11वीं क्लास, और वो चाहता है कि 12th क्लास से स्टार्ट कर लूं क्या सर, क्या मुझे थोड़ा बहुत पता लग जाएगा क्या सर, तो उसको थोड़ा बहुत तो बेटा करना पड़ेगा, और उसको नोट्स बनाने जरूरी पड़ जाएंगे, ठीक है। तो आप नोट्स इस तरीके से बना लेना। बाकी जब आपका सैटरडे संडे मन करे तब आप पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि इस रिवीजन में मैं सारे टॉपिक तो नहीं, पर वो टॉपिक जरूर कवर करूंगा जिनकी इंपॉर्टेंस मुझे लगती है 12th क्लास में होगी, ठीक है। और जितने मेरे पुराने बच्चे हैं, मुझे फीडबैक ऑलरेडी मिल गया है कि उनके मैसेज मुझे चाहे इंस्टाग्राम के थ्रू या कमेंट के थ्रू ये आ गया है समझ में कि उनको वो सारी चीजें आती थी, क्योंकि उन्होंने वो चीज सीखी थी जब वो 11वीं क्लास में थे। और अब उन्होंने बस एक बार वीडियो को देखा 2x की स्पीड पे या 1.5x की स्पीड पे, उनको सब चीजें याद आती जा रही है, ठीक है। तो उनकी बिल्कुल दिक्कत नहीं है, पर जो बच्चा नया है बिल्कुल, ठीक है, उसको थोड़ा सा करना पड़ेगा। आगे देखो बेटा, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन्स के बारे में बात करेंगे, एमीन्स के बारे में बात करेंगे भाई। देखो, आप लोग जानते होंगे एमीन्स या अमोनिया की बात कर लें। एमीन्स बेसिकली ये होते हैं कि RNH अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये 1 डिग्री एमीन है। अब आपको एक बात बताता हूं कि भाई इसके बेसिस पर आपने एक साइंटिस्ट का नाम सुना होगा, लुईस। और लुईस ने एक एसिड बेस कॉन्सेप्ट दिया था, और उन्होंने ये भी कहा था कि भाई लुईस बेस वो बेस होते हैं जो किसी को इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर आर कॉल्ड लुईस बेस। तो भाई एक बात हमें समझ में आ गई, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स, ठीक है, आर कॉल्ड लुईस बेस। अब कहानी यह है कि भाई ये तो समझ में आ गया, लेकिन बेटर बेस कौन सा होगा, वो बेस कौन सा अच्छा होगा, जो हमें बता दे भाई कौन सा बेस अच्छा है कौन सा बुरा। कंपैरिजन अगर करने जाए तो हम कैसे पता लगा पाएंगे? तो देखो, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताना चाहता हूं बेटा। जब किसी भी एमीन्स में या किसी भी बेस पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, यानी किसी भी नाइट्रोजन को वो इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे, तो नाइट्रोजन के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब नाइट्रोजन या किसी भी स्पीसीज पे जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो वो आसानी से आगे भी इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो कहने का अर्थ ये होगा कि बेटर बेस वो स्पीसीज कहलाएगा जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे ले। बिल्कुल हिंदी में नोट पॉइंट है, क्या है बेटा? हिंदी में नोट पॉइंट, जो इजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो अच्छा बेस या बेटर बेस, बेटर बेस कहलाता है। ठीक है, बेटर बेस कहलाता है। आप लोगों को याद होगा बेटा कि भाई जो बेसिक स्ट्रेंथ है, ठीक है, जो बेसिक स्ट्रेंथ है ये एसिडिक स्ट्रेंथ के बिल्कुल उल्टा है, ठीक है। अगर इसमें सबसे बेस्ट बेस कौन सा होगा? जिस पे प्लस एम लग रहा होगा, फिर प्लस एच वाला, फिर प्लस आई वाला। लेकिन अगर कोई स्पीसीज बेस से ही इलेक्ट्रॉन ले ले
और तो फिर बेस आगे इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएगा, यानी -I वाला उसकी बेसिक स्ट्रेंथ को वीक करेगा और -M वाला तो उसकी जान ले लेगा। राइट, ये बात आपको याद होनी चाहिए कि बेसिक स्ट्रेंथ में कुछ मैंने ऐसा पढ़ाया था आप लोगों को। अब स्टार्ट करते हैं भाई किसकी, CH3 NH2 NH2 ये सब कुछ ग्रुप लगे हुए हैं एमीन्स के बारे में, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। आप लोगों को एक बात याद होगा कि ये वाली जो एमीन है ये मिथाइल 1 डिग्री एमीन है, और ये 2 डिग्री एमीन है, और ये 3 डिग्री एमीन है, और ये बेटा जी अमोनिया है। आपको कसम दे के याद दिलवा रहा हूं मैं, कसम दे के याद करना। मैंने आपको एक नोट पॉइंट लिखवाया था और मैंने ये कहा था कि भाई देखो, आज की डेट में जो तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान लग रही है वो पता है क्यों लग रही है, क्योंकि तुमने हर उस नोट पॉइंट को नोट किया था जो मैंने आपको बताया था कि वो इंपॉर्टेंट था 11वीं में। और मैंने एक नोट पॉइंट लिखवाया था, अगर आपको याद हो, वो क्या था बेटा नोट पॉइंट, कि एमीन्स आर बेटर बेस देन दैट ऑफ अमोनिया। कुछ याद आया? आप कहोगे यस सर अमोनिया से तो बेटर है, यानी अमोनिया से तो ये तीनों बेटर हैं। फिर मैंने आपको दो अलग अलग स्टेट के बारे में बताया था, एक थी एक्वस स्टेट और एक थी गैसेस स्टेट। अगर मैं गैसेस स्टेट की बात करूं तो इन गैसियस स्टेट, इन गैसियस स्टेट तो हम लोग यही सोचेंगे कि यहां पर एक CH3 है तो उसका छोटा सा प्लस आई, यहां पर 2 CH3 है तो इसका और ज्यादा प्लस आई, और बेटा यहां पर 3 CH3 है तो यहां पर तीनों का और ज्यादा प्लस आई। और जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट लगेगा तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगा, और नाइट्रोजन पर जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी तो नाइट्रोजन इजीली इलेक्ट्रॉन दे भी देगा, और जब इलेक्ट्रॉन आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा तो बेटर बेस कहलाएगा। तो उस कंडीशन में ये कहते थे हम लोग मिथाइल के केस में कि 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, और लास्ट में अमोनिया लास्ट में ही आएगा। लेकिन वहीं पर मैंने आपको एक कोड सिखाया था, और वो कोड था बेटा कि अगर क्वेश्चन के अंदर ये नहीं लिखा है, गैस स्टेट नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है, तो हमको मानना है कि वो पानी के अंदर की बात कर रहा है, या फिर वो क्लियरली कह देता है कि भाई पानी के अंदर बताओ क्या होगा। ठीक है ध्यान रखना है, ये नोट पॉइंट मैंने उस टाइम पे भी लिखवाया था, आज फिर वापस लिखवा रहा हूं। क्या है? इफ सॉल्वेंट, क्या कह सकते हैं, if medium is not given in the question, then we should consider it in एक्वस मीडियम। अगर क्वेश्चन के अंदर मीडियम ही नहीं दे रखा है तो हम उसको गैसेस नहीं मानेंगे, उसको हम पानी मानेंगे, एक्वस मीडियम। या फिर साफ साफ एक्वस दे रखा है, तब मैंने आपको बताया था कि मिथाइल का एक कोड होता था और वो था 213, याद आ गया होगा आपको, 213 और अमोनिया लास्ट में। 213 का मतलब क्या है? 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री, यहां पर कोई प्लस आई कोई माइनस आई वगैरह नहीं लगाएंगे, 213 अमोनिया बस, डायरेक्ट आंसर। ठीक है, सेम टू सेम। अब मैं बात करूंगा भाई इथाइलएमीन की। पहले वाली क्या थी? मिथाइलएमीन। इथाइलएमीन में भी मैंने उस टाइम पर आपको एक कोड बताया था, और भाई ये भी बताया था कि भाई अमोनिया जो है वो इनसे तो वीक ही बेस है, वैसे अमोनिया इस बार है भी नहीं। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास इन गैसेस मीडियम होता, अगर ये या गैसेस स्टेट होता, तो गैसेस स्टेट में तो मुझे पता है कि मुझे ऑर्डर देखना पड़ेगा प्लस आई का, और मैं जानता हूं कि प्लस आई वहां पर ज्यादा है तो 3 डिग्री एमीन ज्यादा होगी, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि भाई एक्वस मीडियम है, क्या है बेटा? एक्वस मीडियम है, तो आपको याद आ रहा होगा एक्वस मीडियम में कोड करवाया था मैंने 231, यानी 231, यानी 2 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक होगी, फिर 3 डिग्री और फिर 1 डिग्री। आई होप आपको रिकॉल हो रहा होगा, आपको याद आ रहा होगा है ना, आपको याद आ रहा होगा। बहुत बढ़िया। अब चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। आगे हमारे पास यहां पर एक एनिलीन है, ध्यान से देखना,
और भी क्वेश्चंस हैं, अब धीरे धीरे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे और मैं आपको नोट पॉइंट लिखवाता जाऊंगा। तीसरा क्वेश्चन है, ये एनिलीन है और ये मेरे पास एमीन है और ये अमोनिया है। आप लोगों को ये बात साफ साफ पता थी, आपको कसम है कि एलिफेटिक एमीन्स आर बेटर बेस देन अमोनिया, बट एमीन्स एनिलीन्स आर वीकर बेस देन दैट ऑफ एलिफेटिक एमीन्स और अमोनिया। यानी अगर मैं बात करूं बेसिक स्ट्रेंथ की जनरली, ठीक है, जनरली बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूं तो ध्यान रखना है बेटा एक बात जो मैंने आपको लास्ट ईयर भी करवाई थी बेसिक स्ट्रेंथ की। मैंने आपको कहा था सबसे अच्छा होगा हमारे पास एलिफेटिक एमीन्स, फिर उसके बाद अमोनिया लेना है और उसके बाद हमारे पास एनिलीन। क्यों ली मैंने एनिलीन बेटा थर्ड नंबर पे? क्योंकि मुझे पता है कि इसके इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन पर एज इट इज नहीं रहेंगे, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस करने के लिए रिंग के अंदर चले जाएंगे, और जब इसके इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर चले जाएंगे तो जो एसिड आएगा उसको ये आसानी से H+ दे नहीं पाएगा, और जब ये आसानी से H+ नहीं दे पाएगा तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ये सारी बातें मैंने आपको उस टाइम पे करवाई थी, ठीक है। अब जरा देखो यहां पर, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि भाई बेसिक स्ट्रेंथ का मुझे ऑर्डर बताइए, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ या फिर केबी का ऑर्डर बताओ, ठीक है भाई, कुछ याद आ रहा होगा आप लोगों को? अरे मैं कुछ नहीं बता रहा, तुम खुद बताओगे। अब आगे देखिए बेटा, अब यहां से हमारे पास एनिलीन शुरू हो गई है बेटा, ठीक है। एनिलीन्स के क्वेश्चंस है सारे के सारे, आगे जितने भी क्वेश्चंस है मैं एनिलीन्स के लिए लेके आया था। आपको ये याद होगा थोड़ा सा, ठीक है, एनिलीन्स के बारे में। एनिलीन बेसिकली आप लोगों के क्या है, बेसी है, इन दोनों से वीक है। लेकिन अगर मुझे एनिलीन की बेसिक स्ट्रेंथ आपस में ही कंपेयर करनी हो, एक दूसरे से कंपेयर करनी है, क्योंकि देखो ये भी एनिलीन है, ये भी एनिलीन है और ये भी एनिलीन है, तो मैंने आपको एक बात बताई थी बेटा, अगर आपको याद होगी, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनिलीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +m +h +i -i -m, और एक था ऑर्थो इफेक्ट, याद कर लो ऑर्थो इफेक्ट। एमीज में ऑर्थो इफेक्ट लगने से, ऑर्थो इफेक्ट रहेगा वही कि कोई बड़ा ग्रुप जो है ऑर्थो पोजीशन पे ना हो, जैसे NO2 हो गया या COH ना हो, कोई बड़ा लार्ज ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे ना हो, ठीक है, उसी को हम ऑर्थो इफेक्ट कहते हैं बेसिकली, अगर होगा तो, ठीक है। या उसको स्टेरिक इनहिबिशन भी कहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी बच्चे पूछते हैं मुझसे कमेंट में कि सर SIR इफेक्ट क्या होता है या SIB क्या होता है, वो सेम वही है, ऑर्थो इफेक्ट को ही SIR SIB बोलते हैं, ठीक है। तो ये मानना है कि अगर कोई बड़ा ग्रुप एमीन्स के NH2 के ऑर्थो पे आ जाए तो हमें ऑर्थो इफेक्ट मान लेना है, बस ये मानना है। और जहां पर ऑर्थो इफेक्ट होगा उसको लास्ट में, याद आ रहा होगा पुरानी क्लास में, यस। अब देखो भाई, अगर मैं इन तीनों में कंपेयर कराऊं तो CH3 जब पैरा पोजीशन पे है और मुझे पता है कि एल्काइल ग्रुप पैरा पोजीशन पे हाइपर कॉन्जुगेशन लगाता है +H, और मुझे यह भी पता है कि मिथाइल ग्रुप या कोई भी एल्काइल ग्रुप मेटा पोजीशन पर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगाता। मुझे याद है कि मेटा पोजीशन पर रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों ही ऑपरेट नहीं होते हैं, तो यहां पर सिर्फ क्या लगा होगा, थोड़ा सा +i, और ये हमारे पास बेसिक है, मतलब स्टैंडर्ड है। अगर मैं इन तीनों में कंपेयर करूं तो मैं जानूंगा कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर कोई डोनेट कर रहा है अमोनिया को या नाइट्रोजन को, है ना, तो वो Ca वाला CH3 कर रहा है। और जब ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसको अंदर से देगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहां पर बनेंगे बेटा, नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगी, राइट, और बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, इस वाले की। देखो भाई, यहां पर मैं आंसर नहीं दूंगा क्योंकि मुझे भरोसा है आंसर तुम बिल्कुल करेक्ट ही निकालोगे, ये तो मेरे को रिकॉल करवाना पड़ रहा है बस, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ, राइट, ये हो गया भाई बेसिक स्ट्रेंथ। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको याद होगा यहां पर मैंने एल्काइल ग्रुप कहां पर लिए हैं, पैरा पोजीशन पे, और पैरा पोजीशन पे क्या चेक करते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन या इंडक्टिव। आप कहोगे सर हाइपर कॉन्जुगेशन करेंगे, और मुझे पता है कि भाई सारे ही एल्काइल ग्रुप हैं, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 3 है, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 2 है, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 1 है, और यहां पर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 0 है। मैंने आपको बताया था कि हाइपर कॉन्जुगेशन जितना ज्यादा होगा बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमोनिया भी उतनी ही ज्यादा होगी, मतलब एमीन्स भी, एनिलीन भी उतनी ही ज्यादा होगी।
इसका मैं आंसर तो आपको क्या ही बताऊं भाई, ठीक है, क्योंकि मेरा विश्वास इतना ज्यादा हो चुका है तुम लोगों के ऊपर लास्ट ईयर पढ़ाते पढ़ाते। अब का तो पता नहीं, उस टाइम पर मुझे इतना था कि जो मैं क्वेश्चन पूछ लूं और वो तुम ना बताओ, ऐसा हो ही नहीं सकता था पढ़ाने के बाद। हर एक क्वेश्चन तुम लोगों ने किया था, और आई होप ये साल पहले वाले से भी आसान जाएगा और मजा आएगा, बहुत बहुत मजा आएगा। आगे देखिए भाई, अगर मैं छठे क्वेश्चन की बात करूं, यहां पर एल्काइल ग्रुप मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है, और मेटा पोजीशन पर हम हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं देखते, रेजोनेंस नहीं देखते, सिर्फ प्लस आई देखेंगे। और हम ये जानते हैं कि यहां पर एक कार्बन प्लस आई, और यहां पर एक बड़ा ग्रुप है एल्काइल ग्रुप का जिसमें ज्यादा मिथाइल ग्रुप या ज्यादा कार्बन है जो प्लस आई लगाएंगे। तो आप खुद सोचिए, यहां पर प्लस आई, यहां पर प्लस आई, यहां पर भी प्लस आई, और यहां पर भी प्लस आई। स्ट्रॉन्ग प्लस आई कहां पर लगा? स्ट्रॉन्ग प्लस आई लगा वहां पर। और जब यहां पर स्ट्रॉन्ग प्लस आई लगेगा तो मैंने आपको बताया था जितने भी प्लस वाले इफेक्ट होंगे वो बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तुम्हें क्या लग रहा है इसका आंसर मैं दूंगा? नहीं, आंसर तो तुम ही दोगे। तो भाई इनके जो बेसिक स्ट्रेंथ है उसका आंसर आप लोगों को करना है, ठीक है, और आप कर लोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। आगे हमारे पास क्या है? आगे हमारे पास आएगा बेटा, पैरा पोजीशन पे लगे हैं कुछ ग्रुप, देखते हैं कौन कौन सा इफेक्ट लगा रहे हैं। एक तो लगा रहे हैं भाई ये इलेक्ट्रॉन पेयर है इसके पास, और मैंने बताया था कि पैरा पोजीशन पे अगर कोई की एटम है उसके पास लोन पेयर अगर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो प्लस एम इफेक्ट लगाता है। तो मैंने क्या कहा बेटा, ये प्लस एम, CH3 एल्काइल ग्रुप है, ये प्लस H हाइपर कॉन्जुगेशन, NO2 माइनस एम। बाकी आप लोग जानते हैं कि जो प्लस वाले इफेक्ट होते हैं वो बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, माइनस वाले इफेक्ट होते हैं वो बेसिक स्ट्रेंथ को घटाते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये बात समझ गए हैं कि जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा यहां पर सबसे ज्यादा होगा बेटा ए का, फिर उसके बाद बी का, फिर उसके बाद डी का, और उसके बाद सी का। यानी सी जो है सबसे कम बेसिक होगी। क्यों? क्योंकि NO2 सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, और ये एनिलीन अच्छे से H+ को या एसिड को इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाती। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आप कह रहे हो सर ये बात तो हमें समझ में आने लगी है, पुरानी बातें, इसको तो कोई बड़ी बात कहते नहीं है। फिर उसके बाद कहानी शुरू होगी बेटा फिजन ऑफ बॉन्ड्स के बारे में, है ना। फिजन ऑफ बॉन्ड्स क्या है? जो जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं वो जरूरी आएंगे। फिजन ऑफ बॉन्ड है कि बॉन्ड का टूटना। जैसे मान लीजिएगा आपके पास ए और बी के बीच में या कार्बन और एक्स के बीच में एक बॉन्ड है, इसको हमें तोड़ना है। ठीक है भाई, इस बॉन्ड के तोड़ने को हम फिजन कहते हैं। ध्यान रखना है, क्या बोला मैंने? बॉन्ड ब्रेकिंग इज नोन एज फिजन। अब ये दो प्रकार की होती है बेटा, बॉन्ड ब्रेकिंग जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है होमोलिटिक, होमोलिटिक फिजन, या इसको होमोलिटिक क्लीवेज भी कहते हैं। ठीक है ये वो वाला क्लीवेज नहीं होता बेटा, ये क्लीवेज टूटने वाला है। और एक होता है हेट्रोलिटिक फिजन। अब देखो होमोलिटिक क्लीवेजन मतलब जो होगा वो कैसे होगा भाई? हमें पता है कि CX के बीच में जो दो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों इलेक्ट्रॉनों पर इन दोनों का अधिकार रहता है, कार्बन का भी और एक्स का भी, या किसी भी स्पीसीज का भी। अब होगा क्या कि जब ये फिजन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन पे आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन एक्स पर रहेगा, यानी बराबर बराबर हुआ। बराबर बराबर जब इलेक्ट्रॉन बट गए यानी एक समान बट गए तो उसको हम क्या कहते हैं? होमोलिटिक। क्या कहते हैं इसको हम? होमोलिटिक। तो भाई होमोलाइसिस हो गया तो होमोलिटिक फिजन हो गया। अब हुआ क्या, अगर मेरे पास हेटेरोलिटिक दिखाना है तो मुझे ये जानना पड़ेगा कि इन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप कौन सा है। आप लोग जानते हो कि जिसके ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। तो हुआ कुछ कि मैंने मान लिया कि X इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन X, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये लेकर चला गया। जब मैं हेटेरोलिटिक क्लीवेज करूंगा तब तो भाई एक बना होगा कार्बोकटायन और एक बना होगा एक्स अनायन। आपको याद होगा लास्ट ईयर भी मैंने कुछ ऐसी चीजें बनाई थी। आपको गया सर ये बात तो हमें समझ में आ गई, यहां से रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन जनरेट होगा कि सर कब होमोलिटिक होगा, कब होमोलिटिक होगा और कब हेटेरोलिटिक होगा, बस बता दीजिए, फिर हम
फिर नहीं हमसे कोई दिक्कत होने वाली। तो देखो बेटा, मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ कंडीशन है जब आपको देखते ही, जैसे कोई रिएक्शन है, ठीक है, कोई भी रिएक्शन है उसमें एरो लिखे होते हैं, यहां पर कंडीशन दे रखी होती है अलग अलग। तो पहली कंडीशन देखो भाई क्या होगी, सनलाइट, सनलाइट लिखा हुआ है, या उसकी जगह पर ऐसे एच न्यू बना हुआ है, क्या लिखा हुआ है यूवी, क्या लिखा हुआ है यूवी, यूवी का मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज। अगर कभी भी किसी भी एरो के ऊपर, जैसे मान लो आपने कोई रिएक्शन करी CX और यहां पर आपने लिख दिया एच न्यू, तो समझ जाना कि होमोलिटिक क्लीवेज ही होगा। दूसरी चीज ध्यान रखनी है बेटा, दूसरी चीज होगी हमारे पास हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर हाई होगा, ठीक है भाई, हाई टेम्परेचर इन गैसेस स्टेट, ये हो सकता है भाई आपने टेम्परेचर गर्म करा हुआ है गैस स्टेट में। तीसरी कंडीशन ये भी हो सकती है हाई टेम्परेचर इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट नहीं होगा भाई पोलर, ठीक है। और जो एक और होगा बेटा फोर्थ, जिसको मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, फोर्थ कंडीशन, प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। अगर ये चारों कंडीशन में से कभी भी आपको कंडीशन आ गई और आपको बॉन्ड तोड़ना हो, मैकेनिज्म समझना हो, या मैं जो आगे आपको समझाऊंगा आपको पहले याद है नहीं याद है भूल जाओ, अभी याद रख लो, क्योंकि जब मैं आपको एल्काइल हैलाइड स्टार्ट करूंगा और एराइल हैलाइड स्टार्ट करूंगा चैप्टर, मुझे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो क्या बताया मैंने आपको, ये चार कंडीशन, सनलाइट, यूवी, हाई टेम्परेचर गैस स्टेट, हाई टेम्परेचर नॉन पोलर सॉल्वेंट और प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, इन सभी कंडीशन में आपका फ्री रेडिकल बनता है। दूसरी कंडीशन होगी बेटा हमारे पास कि हेटेरोलिटिक कब बनेगा, तो ध्यान रखना है बेटा जी, साफ साफ दिया होगा पोलर सॉल्वेंट, साफ साफ लिखा होगा पोलर सॉल्वेंट, या लिखा होगा एक्वस मीडियम। एक्वस क्या मतलब हुआ कि पानी अपने आप में पोलर होता है, ये बात तुम समझ जाना। पोलर सॉल्वेंट मतलब ये है। अब टेम्परेचर हाई भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे कि बॉन्ड कितना मजबूत बना है और कितना नहीं बना हुआ है। क्लियर है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब आगे की सुनो भाई कहानी, आप लोगों को याद होगा न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल की कहानी, याद है कुछ? आप कहोगे यस सर हमें याद है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल की कहानी, आप लोगों को न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन याद होगी बेटा? डेफिनेशन तो मैंने बहुत पहले लिखवाई थी आपको, अब तो मैं समझाऊंगा, ठीक है, समझाया पहले भी था, मतलब सीधा सीधा स्टेटमेंट में। देखो मैंने आपको बताया था बेटा, जो न्यूक्लियस से प्यार करे, जो न्यूक्लियस से प्यार करे, अब न्यूक्लियस से प्यार करने का मतलब है उसे न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियस पर क्या होता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज क्या होगा भाई? पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पर है, उससे प्यार कौन करेगा? जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो। अब नेगेटिव चार्ज का मतलब ऐसा नहीं कि फॉर्मल नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन हो जिसके, ठीक है। तो कहने का मतलब होगा बेटा ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन डोनर हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन हो, जो किसी भी न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन दे सकती हो या किसी भी पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन दे सकती हो। तो यहां पर हम दूसरी भाषा में कहेंगे द स्पीसीज which can be electron donor is known as इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। आपको याद होगा लास्ट ईयर मैंने न्यूक्लियोफाइल की आइडेंटिफिकेशन करवानी सिखाई थी। जैसे मान लीजिए वाटर है H2O, हमें पता है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो ये न्यूक्लियोफाइल हुआ। आपके पास मिथाइल अल्कोहल है, यहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये भी न्यूक्लियोफाइल हुआ। मैंने कहा कि मेरे पास अमोनिया है, ये भी क्या हो गया बेटा? न्यूक्लियोफाइल हुआ, ठीक है। मैंने कहा कि आपके पास अगर NH2 है, ये भी क्या हो गया? न्यूक्लियोफाइल हो गया। यानी ऐसी स्पीसीज जिन पर साफ साफ आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहे हो, लोन पेयर दिख रहे हो, वो सारे न्यूक्लियोफाइल है, ऐसा मानना है। दूसरी चीज देखिए,
ठीक है, दूसरी चीज देखिए, मैंने आपको यह भी बताया था कि एल्कीन्स यानी जिनके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो भी न्यूक्लियोफाइल होती हैं। तो ये क्या हो गया बेटा आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले न्यूक्लियोफाइल। याद आया कुछ? अरे पढ़ाया था एल्कीन में बहुत बार भैया। CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, E1 मैंने आपको बताया था कि भाई बेंजीन भी न्यूक्लियोफाइल है। जहां पर भी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिख जाएगी वो सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल हैं। राइट, कुछ याद आया आपको? यस सर, याद आ गया। अब मैंने आपको देखो भाई दो प्रकार के बताए थे न्यूक्लियोफाइल, एक थे न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल और एक थे चार्ज वाले न्यूक्लियोफाइल। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल कौन से होंगे बेटा? जिनके पास लोन पेयर होंगे या पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इनको हम कहेंगे न्यूट्रल। अब एक थे हमारे पास पोलर न्यूक्लियोफाइल। क्या थे हमारे पास? पोलर न्यूक्लियोफाइल। पोलर न्यूक्लियोफाइल बिल्कुल सेम ही है, बस अंतर यह है कि वहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ साथ चार्ज भी होगा और कुछ नहीं है। ठीक है जैसे मान लीजिए आपके पास OH माइनस है, नेगेटिव चार्ज है और लोन पेयर भी है। आपके पास Cl माइनस है, नेगेटिव चार्ज भी है और लोन पेयर भी है। आपके पास NH2 ग्रुप है, नेगेटिव ग्रुप मतलब नेगेटिव चार्ज भी है, ठीक है, और लोन पेयर है। तो इनको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियोफाइल और कुछ नहीं। क्लियर हुई ये बात? आप कहोगे सर ये बात तो हमें समझ में आ गई। अब सर हमें यह पता लग गया कि तीन प्रकार के न्यूक्लियोफाइल हुए बेसिकली, दो प्रकार के न्यूट्रल, एक प्रकार के चार्ज वाले। ठीक है, ये बात हम मान गए। लेकिन सर अगर कभी यह क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन सा बेटर न्यूक्लियोफाइल है और अलोंग द पीरियड हो या अलोंग द ग्रुप हो, तो हमें कैसा पता लगेगा कि कैसे हमें पता कर पाए कि बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन सा होता है? देखो मेरे देवताओं, आप लोग जब हम पीरियोडिक टेबल में इस लेफ्ट से राइट चलेंगे तो मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन भी करवाया था, आपको याद भी होगा शायद, या भूल गए हो तो मुझे पता नहीं है। ठीक है, आपको मैंने एक बात लिखवाई थी और एक नोट पॉइंट भी लिखवाया था। पहला नोट पॉइंट क्या था बेटा? पहला नोट पॉइंट यह था कि पोलर न्यूक्लियोफाइल आर बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर, आर बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर यानी बेटर न्यूक्लियोफाइल। ठीक है भाई, देन दैट ऑफ देन दैट ऑफ न्यूट्रल। ठीक है, ये बात समझ में आई। फिर मैंने आपको एक और बात लिखवाई थी बेटा, जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाएंगे, याद करिएगा जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो हम इस बात को देखते हैं कि कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, और कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन देने का मतलब है, हम जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज द मेजर फंक्शन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बेसिस पे चेक करते हैं। और जब ऊपर से नीचे जाते थे तो हम साइज पर डिपेंड करते थे या साइज के हिसाब से देखते थे। तो आपको याद होगा बेटा, जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे और अप से डाउन जाएंगे, दोनों में अलग अलग तरीके से देखते थे। यहां पर देखते थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और यहां पर क्या देखोगे भाई? यहां पर आप देखते थे साइज। अब मैं आपको याद दिलवा देता हूं कि वो कौन सा क्वेश्चन था जो हमने इस प्रकार का कभी चेक किया था कि भाई विच इज बेटर न्यूक्लियोफाइल और नॉट। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहले आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा, एक क्वेश्चन था जो लास्ट ईयर करवाया था कि CH3 नेगेटिव चार्ज, NH2 और भाई OH माइनस। और मैंने, मेरी स्टेटमेंट पता क्या थी? मेरी स्टेटमेंट ये थी कि ये मत चेक करो OH और F, ये मत चेक करो कि किसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, ये चेक करो कि आसानी से दे कौन सकता है। अब आपको पता है कि भाई अगर हम इन सारी स्पीशीज को देखा जाए, यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनर कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, तो मैंने आपको बताया था कि भाई जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है
वो नेगेटिव चार्ज को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएगा। तो भाई जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है वो इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएगा, इसका मतलब है सबसे जल्दी वो इलेक्ट्रॉन वही देगा। लेकिन जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, सॉरी जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी, वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा देर तक पकड़ के रखेगा, होल्ड करके रखेगा और आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा। और जब वो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि वो उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं हुआ। अब भाई हमें समझ में आ गया, सर ये बात तो आपने हमें समझाई थी और हमें याद आ गई, रिकॉल हो गई सर, थैंक यू। मैं खुद ही थैंक यू बोल रहा हूं, बताओ। देखो भाई, तो CH3 will be better nucleophile than NH2 and then OH minus and then F minus। कुछ याद आया? आप कह रहे हो हाँ सर आया तो है। फिर उसके बाद मैंने आपको यह भी बताया था, अगर हमें अलोंग द पीरियड देखना होता है, अलोंग द ग्रुप, सॉरी, एक क्वेश्चन है जिसमें मैंने ये क्वेश्चन कहा, एक है F माइनस, एक है Cl माइनस, एक है Br माइनस और एक है I माइनस। कुछ याद आया होगा वो एग्जाम्पल जो बच्चों के नाम से देखकर मैंने कहा था कि एक बिल्डिंग में एक सुंदर कन्या बैठी है जिसको प्रेम पत्र फेंकना है ना, और छोटे वाले नीचे से फेंकोगे तो दिक्कत होगी और ऊपर से फेंकोगे तो आराम से चला जाएगा। याद करो वो एग्जाम्पल, है ना। मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसका एक खाली कमरे में होगा, यानी ऑर्बिटल होगा जिसमें वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। क्लोरीन छोटा होता है तो उसके इलेक्ट्रॉन वहां से जाते हैं। अब क्लोरीन का साइज बड़ा होता है तो भाई इसके इलेक्ट्रॉन और दूर से जाएंगे। फिर ब्रोमीन का साइज भाई क्या होगा, ब्रोमीन का साइज इससे भी बड़ा होगा तो उसके इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आराम से चले जाएंगे। और आपको पता है कि आयोडीन इन सब के पिताजी हैं, सबसे बड़े हैं, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन दे पाएगा, आयोडीन दे पाएगा। और मैंने आपको बताया था कि जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं अलोंग द ग्रुप तो हम साइज चेक करते हैं, ना कि ये चेक करते हैं कि कौन किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कम है। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली हम लोगों की बात करें, अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर की बात करें, तो मैं कहूंगा कि I माइनस इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन Br माइनस देन Cl माइनस एंड देन F माइनस। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आप कह रहे हो यस सर ये बात हमें समझ में आ गई है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब भाई देखो, अब मुझे बताना है इलेक्ट्रोफाइल के बारे में, मुझे बताना है इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीसीज होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीसीज होंगे जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करते होंगे, और इलेक्ट्रॉन से प्यार वो करते होंगे जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। राइट और रॉन्ग? आप कहोगे यस सर ये बात हमें याद आ गई कि जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं उन्हीं को इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो जरा देखो भाई, तो हम कहेंगे यहां पर डेफिनेशन सबसे पहले, द स्पीसीज which are इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो जो डेफिशिएंट होंगे वही तो इलेक्ट्रॉन लविंग होंगे ना, तो आप कहोगे इलेक्ट्रॉन लविंग, ब्रैकेट में लिख देना इलेक्ट्रॉन लविंग आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलेंगे बेटा उसको हम उसको कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे उसको। अब भाई ये जो इलेक्ट्रोफाइल है कौन कौन से होते हैं, आपको याद तो बताया था मैंने, इसमें फ्री रेडिकल्स भी आएंगे, ठीक है, फ्री रेडिकल्स भी आएंगे इसमें क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और इसमें जो है आपके पास कार्बोकटाइंस भी आएंगे, और इसमें जो है NO2 प्लस Cl प्लस, ये बहुत सारे करवाए थे। ठीक है, कोई भी एलिमेंट का कटायन हो, कोई भी एलिमेंट का कटायन हो, ठीक है, ऐसे लिखवाया था मैंने, Cl प्लस Br माइनस प्लस और Na प्लस Mg2 प्लस, किसी भी एटम का जो कटायन होगा वो इलेक्ट्रोफाइल होगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है। पर आपको याद होगा कुछ ऐसी भी स्पीसीज होते थे जिन पर चार्ज तो दिखता था, ठीक है, पर वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते थे। याद करो कौन सा एग्जाम्पल था बेटा वो, याद करो लास्ट ईयर वाले, मैंने आपको एक एग्जाम्पल करवाया था NH4 पॉजिटिव, जो देखने पर ये लग रहा है कि भाई इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो शायद ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है,
बट अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर नाइट्रोजन है, 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है और एक पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा जी, 8 अभी के टाइम पे। और नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 ही आ सकते हैं। यानी ये इलेक्ट्रॉन तो नहीं ले पाएगा। तो कभी कभी पॉजिटिव चार्ज जो है तुम्हें टोपी पहनाने का काम करेगा, यानी बेवकूफ बनाने का काम करेगा, तो तुम्हें बेवकूफ बनना नहीं है। समझ में आई बात? तो भाई ये था वो हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, जो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। ठीक है, तो भाई ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की सिर्फ डेफिनेशन है। आप ये मत सोचना कि इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल खत्म हो गया, अभी बहुत कुछ आएगा, बहुत कुछ आएगा। और मैंने आपको पहले भी बोला था जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करवाई भी थी ना, पहला दिन 11वीं क्लास का पहला दिन, कि जब तक ऑर्गेनिक खत्म होगी, और जब से स्टार्ट हुई थी तुम्हें लगता होगा ऑर्गेनिक या तुम्हारे भैया, तुम्हारे सीनियर, तुम्हारे दीदी दादा पता नहीं क्या क्या बोलते होंगे कि बहुत टफ है, बहुत टफ है। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब तुम लोग सीख गए। और अभी तो मैंने एक और चीज देखी है, तो लोग कहते हैं कि भाई देखो लेवल 1 के क्वेश्चन कर लिए, लेवल 2 के क्वेश्चन कर लेंगे और लेवल 3 तो टच ही नहीं हो पाएगा, बहुत तगड़ा है। भैया खत्म हो जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, इतना आसान लगेगा तुम्हें। ठीक है, इतना आसान, मैं पहले ही बोल रहा हूँ ये बात। हर चीज तुम्हारे नोट्स में लिखी होगी, और नोट के वो जो नोट पॉइंट होते हैं जो मेरे स्पेशल हैं, वो इतने काम के होंगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि कब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई थी और कब चली गई। सारे नंबर भी फुल पे फुल। ठीक है, पढ़ा भी सकते हो किसी को। खैर आगे बढ़ते हैं भाई। अब बात करेंगे बेटा हम रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन के बारे में। ठीक है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन है, और मैं ये आप लोगों से अनुग्रह करता हूं कि रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन को बेसिकली मैं नेक्स्ट वाली क्लास में पढ़ाऊंगा, मतलब एक और लेक्चर लूंगा इसमें एक्स्ट्रा। ठीक है, लेकिन रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन को ना एक बार आप पढ़ के आओ, जो आपको मैंने 11वीं में करवाया था। और आपको मैंने 2 जगह बताई थी कि कोई भी 1 डिग्री के पास अगर ऑप्शन है 2 डिग्री में कन्वर्ट होने का, 2 डिग्री के पास ऑप्शन है 3 डिग्री में तो वो होगा। फिर एक और बात कराई थी अगर आपको याद हो तो, वो क्या थी, रिंग एक्सपेंशन। बस 2 चीजें पढ़ के आ जाओ, फिर 12वीं क्लास स्टार्ट भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ी बहुत आइसोमेरिज्म है, नोमेनक्लेचर की यहां पर जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, आइसोमेरिज्म को मैं कोशिश करूंगा कि आपका एक बार रिवीजन पूरा का पूरा करवा दूं। ठीक है, कहीं से कोई वीडियो होगी या मैं अब दोबारा बनाऊंगा। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूं, जैसे कि आप एक्साइटेड है कि कब वो बैच आएगा और कब बेटा हम पढ़ेंगे। राइट, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।